नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका पोला और मेरे साथ हैं मानसी और अजय। और यूएस मार्केट से तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो डर इस वक्त बाजारों को डेट सीलिंग को लेकर है, वहां से बड़े रिस्क बाइट आए। मॉर्निंग मानसी, मॉर्निंग अजय। अजय, बहुत ही कंफर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, चाहे आप जो बाइडन के ले लें, जेमी डिमन के ले लें, आप उनकी केथी के ले लें, सबके बहुत कंफर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, जैसे कि हम 3-4 दिन से यहाँ बात कर रहे हैं कि जितनी भी वॉलेटिलिटी अगर आपको डेट सीलिंग की परेशानी से आ रही है, उस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाइए और आप वापस से बाजार में आ जाइए। क्योंकि हिस्टोरिकली कल निकुंज से यही बात हो रही थी, ये देखा गया है कि ये डेट सीलिंग का मैटर हैंडल हो जाता है, ये मैनेज हो जाता है। अगर आप देखें, कल बातचीत हुई है, जो बाइडेन ने अपनी एशिया ट्रिप कम कर दी, बाकी कांग्रेशनल मेंबर्स के साथ मीटिंग चल रही है कि इस सीलिंग को मैनेज कर लिया जाएगा। इसको एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी में परिवर्तित नहीं होने देंगे सारे पॉलिसी मेकर्स। और कल ये जो बातचीत आई कि हम एक अचीव कर लेंगे डील समय से पहले, इससे बाजार को लगा कि इतना बड़ा इशू आउट ऑफ हैंड नहीं होगा। और आपने देखा है जिमी डायमंड जो भयंकर तरीके से बंदी कर रहे थे कि सब कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन्होंने भी कहा कि हाँ, लग रहा है कि प्रोग्रेस ठीक ठाक है। अगर आपको बाजार को प्रोग्रेस लग रहा है और सहमति बनने की उम्मीदें बन रही हैं, बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग को पहले से, और इसीलिए आपने भयंकर डाउ में रैली नजर आई। तो एक वापस से ग्लोबल रिस्क ऑन हो गया। और वैसे भी बाजार, एटलीस्ट यूएस मार्केट, तो हम तो खैर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यूएस मार्केट और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डेट सीलिंग के चक्कर में ऑलरेडी शॉर्ट बैठे और कॉशियस बैठे। ये डेट सीलिंग जैसे ही सॉल्व होगी जून 1 तक, तब उसके बाद एक्चुअली बड़ी रैली देख सकते हैं। और उसका थोड़ा सा संकेत हमें कल नजर आया था, 1.25% सारे तीनों इंडिसेस, डाउ, नैस्डैक, S&P तीनों बढ़े। और इसको आप इस लाइट में देखिए, अगर ये चार्ट देखिए आप डाउ, कल का जो रेट साहब डाउ का चार्ट लाके 2 सेकंड के लिए रोकिएगा। ये जो आपको लास्ट ग्रीन आपको कैंडल नजर आ रही है, इसके पीछे के 20 दिन देखिए, बाजार टॉप से नीचे आया, तो ये क्रॉस होगा टॉप। अगर ये डेट सीलिंग हो गई, जिसके चांसेस लग रहे हैं, तो ये जो टॉप है, जहां पे 2 सर्कल्स बने हुए हैं, वो रेजिस्टेंस टॉप निकल सकता है। ओके, तो इतना अपसाइड पॉसिबल है। आपको याद है कुछ दिन पहले जब हम संतोष राव से बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका है, अमेरिका फाइनल रेजोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ढूंढ ही लेगा। देखिए, यूएस में सारी चीजें फाइनेंशियल मार्केट लिंक्ड हैं। अगर ये डेट सीलिंग का मैटर डिफॉल्ट खैर हुई, बहुत कम लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उस डायरेक्शन में भी जाएगा तो पूरा फाइनेंशियल मार्केट मेल्ट करने लगेगा। तो यूएस रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये मामला हैंडल नहीं हो, तो उसकी आपको संकेत मिले। लेकिन इसका फायदा हमें एशिया में कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात है। चलिए, तो बिल्कुल एशिया में इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती है ही, और डेट सीलिंग पर सहमति बनने के महज संकेतों से हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार को काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। चलिए, भारतीय बाजार का भी रुख करेंगे, हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। डेट सीलिंग पर सहमति बनने की उम्मीद से अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी। डाउ 400 अंक दौड़ा, नैस्डैक और S&P में 1% से 1.5% का उछाल। जो बाइडेन ने कहा, सभी के साथ आने की पूरी उम्मीद। एशिया बाजारों में चौतरफा तेजी। एसजेक्स 40 अंक बढ़कर 18,270 के पास। हांगकांग, जापान के बाजार में 1% की मजबूती। कोरिया और चीन भी हरे निशान। कच्चे तेल में भी रिकवरी। ब्रेंट क्रूड $76 के पार, लेकिन सोने पर दबाव, कॉमिक्स पर दाम $2000 के नीचे बरकरार। कैश मार्केट में एफआईएस की लगातार 15वें दिन खरीदारी। 15 दिनों में करीब 22,700 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। थर्मैक्स के अनुमान के मुताबिक नतीजे मुनाफा 53% बढ़ा। वहीं वैभव ग्लोबल के कामकाजी मुनाफे में 21% की बढ़त, लेकिन मुनाफे पर दबाव। आरईसी और वर्लपूल के कमजोर नंबर्स। चौथी तिमाही में आय 6% घटी। वर्लपूल के मुनाफे में भी 25% की गिरावट। वहीं एमटीआर टेक की आय में करीब 2 गुना उछाल। निफ्टी में एसबीआई और आईटीसी के नतीजे आज। एसबीआई की ब्याज से आय में 5% बढ़त का अनुमान। आईटीसी के मुनाफे और सिगरेट वॉल्यूम्स पर रहेगी नजर। एफएनओ में इंटरग्लोब एविएशन, कॉनकॉर, पीआई इंडस्ट्रीज, बाटा, गेल के नंबर्स आज। कैश मार्केट में किम्स, टाटा एलेक्सी और क्लीन साइंस के नंबर्स पर रहेगी नजर। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा वेदांता फैशंस का ओएफएस। प्रमोटर बेचेंगे 7% हिस्सेदारी। 7% डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस 1,161 रुपए प्रति शेयर हुआ तय।
कर्नाटक मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया के नाम पर बनी सहमति। डीके शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। 20 मई को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरी हावड़ा वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। चलिए तो ग्लोबल मार्केट्स को तो ब्रीफली टच बेस किया। दूसरे बड़े ट्रिगर्स कहाँ अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कहाँ नंबर्स आने हैं, ये सारे ट्रिगर्स एक बार आज के 4 बड़े संकेतों से समझते हैं। तो पहला तो आपके लिए यूएस मार्केट से वहां से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। तीनों इंडेक्स यानी बैंक्स भी और टेक्नोलॉजी भी दोनों इंडेक्स में वहां बढ़त देखने को मिली है। टेक सीलिंग पर सहमति बनती हुई दिख रही है। तो ये जो पूरा ग्लोबली मार्केट्स का जो भरोसा इस बात से बनता हुआ दिख रहा है, हमारे मार्केट में हम तो ऑलरेडी ऑल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो 2 दिन से प्रेशर दिख रहा है वो क्या ईज आउट होगा, इसे वॉच आउट करेंगे। कैश मार्केट में आप देखें तो लगातार नेट तो इनकी 16,000 समथिंग से ज्यादा की बाइंग है, लेकिन जो कैश में जो टोटल बाइंग दिख रही है वो 22,000 से ज्यादा की एफआईज की है। तो वो एक बड़ी स्ट्रेंथ जरूर दे रहा है। और साथ ही 2 बड़ी कंपनियों के जो नंबर्स आने हैं, निफ्टी कंपनी उसके ऑलमोस्ट सबके आ चुके हैं, एसबीआई और आईटीसी। यहाँ पर किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और अच्छा खासा सर्ज आईटीसी में आ चुका है कि आप भी ट्रेड बनता है। उसके अलावा कुछ और एफएनओ के नंबर्स हैं जिसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए ये सारे के सारे बड़े ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखें। नतीजों के बीच निफ्टी, एफएनओ और आज कैश सेगमेंट की भी कई सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे। लेकिन भारतीय बाजार को हम देख रहे हैं लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से मुनाफे वसूली का दौर है। 18,200 के नीचे निफ्टी में ट्रेड्स क्लोज हुए, वहीं 43,700 के नीचे बैंक निफ्टी में भी ट्रेड्स कल क्लोज, बिकवाली का दबाव। लेकिन अजय, एफआईएस की लगातार खरीदारी और 3 साल में सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक इस वक्त नजर आ रही है। जी हाँ, कल तो खैर ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हुई। बहुत छोटा क्वांटम आया था, लेकिन फिर भी आपको एक्चुअली बाई का सिग्नल आया ना, तो 15 दिन हो गए। लेकिन जी हाँ, 2020 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं 14-15 दिन का लगातार बाइंग स्ट्रीक। और यही रीजन है कि बाजार में एक सपोर्ट बना हुआ है। कल जब प्रियंका नहीं थी तो हम लोग ने ये बात की थी कि बाजार में लिक्विड ऑक्सीजन वाला हो गया है कि लिक्विडिटी बाजार को नीचे जाने नहीं दे रही है, और डेट सीलिंग एक सीलिंग लगा के बैठी हुई है बाजार में। जैसे अजीत बोलता था ना, लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो इसको, लिक्विड से मरने नहीं देगा, ऑक्सीजन से जीने नहीं देगा, वो सब देखिए जबरदस्त चल रही है लिक्विडिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो सीलिंग थी 18,400 वाली जो हमने देखी हमारे बाजार में लगी हुई थी, उसके बाद अगर आप देखिए तो कल बहुत बढ़िया लो बनाया है हमने। कल का लो देखिए 18,150 के आसपास गया था बाजार, वहां से एक रिबाउंड बना इंटरडे। परसों का लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में जो फॉल आया और कल की जो दबाव है, उन दोनों 1.5 दिन की करेक्शन के बाद एक बाजार वापस से लाइट हो गया है एक अच्छे रिबाउंड के लिए। जो अब डॉक्टर साहब जरा एक बार निफ्टी का कल का इंटरडे दिखाइए। कल लास्ट आवर ट्रेड में जो आधा घंटा है ना, वह रिकवरी ऑलरेडी शुरू हो गई थी। जो आज गैप, ये देखिए ये जो रिकवरी है लास्ट आवर ट्रेड में नीचे आके शुरू हो गई थी। अगर इसमें हम परसों का भी ग्राफ दिखा दे तो आपको मालूम चलता है कि 18,400 वाला 18,150 का करीब लो बनाया, 18,115 पकड़ लीजिए, वहां से रिकवरी शुरू होगी जो आज गैप अप में वो जारी रहेगी। तो पुल बैक्स पे एंट्री लेने का रुझान अभी भी जारी है। अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक रिकवर करना शुरू कर गया। कल एसबीआई रिजल्ट के पहले रिकवर करना शुरू कर गया। वो पूरा बैंकिंग इंडेक्स को काफी मदद करता हुआ नजर आया। उम्मीद बाजार की है कि मजबूत रिजल्ट्स आएंगे, शायद इसीलिए इंटरडे देखिए एसबीआई अगर कल का ये देखिए ऑलमोस्ट लाल निशान से फ्लैट बंद हुआ है हरे निशान में। आज इसका रोल बहुत होगा इंडेक्स मैनेजमेंट में, एटलीस्ट फर्स्ट आवर ट्रेड में मजबूती मिल सकती है। आईटीसी को भी लेके आइए। आईटीसी में एक सेकंड राउंड शुरू हुआ है, ये हम सब देख रहे हैं जब से वो 400 का लेवल क्रॉस हुआ है। टॉप में 430 और नीचे 420। तो ये देखिए डेज हाई पे बंद हुआ है। बाजार की उम्मीदें हैं कि एफएमसीजी में थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर रह सकता है, लेकिन सिगरेट वॉल्यूम और होटल्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ये दोनों स्टॉक आज इंडेक्स को मदद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज खेलना कैसे चाहिए बाजार? जितने भी लास्ट 1.5-2 दिन में प्राइवेट बैंक नीचे आए, आईटी का बहुत बड़ा रोल था। आईटी 3-4 दिन के बाद नरम हुआ। आपको पुल बैक में जो 2 दिन में पुल बैक आया है उसके अंदर वापस उन्हीं मजबूत नामों में जाना पड़ेगा। एलएनटी पर नजर रखिए, रिलायंस 70 रुपये घट गया, 2500 वाला आपको 2460 में मिल रहा है। तो बाई ऑन डिप्स का रुझान अभी भी जारी है। स्ट्रक्चर बाजार का चेंज नहीं हुआ है। जब तक ये लिक्विडिटी आती रहेगी तब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। आज इस पर भी ध्यान रखिए कि एसबीआई की जो कमेंट्री इकोनॉमी पे है, एसबीआई की कमेंट्री क्रेडिट ग्रोथ पे है, प्रोविजंस को लेके, उसमें बाजार को उसमें से रीड करने की कोशिश करेगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक 80% नंबर्स इन लाइन
या अच्छे आए। कल आपने जुबिलेंट फूडवर्क्स में देखा क्या हुआ, लेके आई डायरेक्टर साहब इंट्राडे 3% ऊपर बंद हुआ है। इनफैक्ट नंबर इन लाइन विद एस्टिमेट्स था। उसके बाद भी क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ठोक दिया था बहुत ज़्यादा कि खराब आएंगे नंबर, कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं। नंबर अच्छा आया, मतलब इन लाइन आया। कोई बहुत बड़ा इंट्राडे दिखाइए, इंट्राडे पॉइंट ये है कि जहाँ जहाँ नंबर ठीक आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं, बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। ये देखिए 3% हाई, डेज हाई पे बंद हुआ। तो पॉइंट ये है कि बाजार की स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। पुल बैक्स पे अच्छे स्टॉक में घुसिए और रेंज को खेलिए। 18,100, 18 से 18,100 बड़ी रेंज है। कल का लो 18,115 और 18,400 पे टॉप में एक रेजिस्टेंस है। इसी रेंज को अभी खेलना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा इम्पेटस मिल जाए, डेट डील, ये यूएस की जो डेट सीलिंग की डील क्लियर हो जाए, तब शायद हम ये 18,400 क्रॉस करेंगे, वरना अभी तो यही रेंज खेलनी पड़ेगी। लेकिन डिम्पी के पास जाते हैं और हमारे फिरंगी भाई लोग क्या कर रहे हैं एफएनओ साइड में, डेटा क्या बता रहा है ऑप्शंस का, ये बताएंगे हमें डिम्पी। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग अजय। अगर आप पहले निफ्टी से शुरू कर लेते हैं आज, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने वाला, उसके बाद मैं फिर एफआईएस के नंबर पे आ जाऊंगा। निफ्टी के अंदर ना कल 7% का ओआई घटा है। ये अब तक का मई के अंदर जो सबसे कम ओआई है, ये वो घटता हुआ आपको दिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? कल असल में हो क्या रहा था, कल तेजी और मंदी दोनों ही लोग अपने सौदे छोड़ रहे थे, क्योंकि एक को ऐसा लग रहा था कि बाजार वापस से चल जाएगा, एक को ऐसा लग रहा था कि बाजार यहां से और टूट जाएगा। तो इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, जबकि बाजार कहीं नहीं गया। 18,200 मीन लाइन पे जो भी आप चार्ट दिखा रहे थे, वो 400 से 18,000 के बीच में एक मीन बनता है 18,200, उसके इर्द गिर्द जाके बंद हुआ कल। लेकिन दोनों ही तरफ के लोगों ने अपना अपना माल छोड़ा है और ये कह सकते हैं कि बाजार थोड़ा लाइट हो गया सीरीज के हिसाब से भी। और इसमें अब ओपन इंटरेस्ट करीब 2 लाख का ही, पहले करीब 2.5 लाख तक पहुंच गया था। और जैसे 2.5 लाख तक ओपन इंटरेस्ट पहुंचता, आपके नंबर ऑफ शेयर में बैन है ना, वो बढ़ता जाता है। कल 7 शेयरों में बैन था। खैर, आ जाते हैं थोड़ा आगे। अनवाइंडिंग का प्रेशर था कुल मिला के, 50 पॉइंट का प्रीमियम है, तो नहीं इच्छा शक्ति तो बाकी अभी मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी में भी कल यही हुआ है, 7% का ओआई इसमें भी घटा है। इसके अंदर भी अनवाइंडिंग का प्रेशर बना है। इसमें जो तब्दीली हुई है वो ये हुआ है कि इसका थोड़ा बुखार उतरा है। ये पहले डिस्काउंटिंग पे चल रहा था, ये कल प्रीमियम पे वापस लौट आया है, क्योंकि थोड़ा हल्का हो गया है, और हल्का हो गया मैं बोलूंगा। पहली सीरीज हल्की थी। ये 52 पॉइंट का प्रीमियम दिखा रहा है। इसके अंदर भी कल तेजी और मंदी दोनों वाले लोगों ने हाथ छोड़े हैं, यानी कि अपने ट्रेड को छोड़ दिया कि ठीक है अब देखेंगे जो होगा, या तो बेस बन जाए तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो तब आएंगे। तो कल मतलब सरेंडर करने वाले वैल्यू जो थी वो थोड़ी ज्यादा थी बाजार के अंदर। आते हैं पुट कॉल रेशो पे। पुट कॉल रेशो 1 के दोनों नीचे खिसले हैं। इसका मतलब है कि बुल्स और बियर ग्रिप में टाइट कंपटीशन है। ये एक ऐसा ही है कि जो जीतेगा वो आगे चल के लीड कर जाएगा, इसलिए 1 के नीचे होने पर अभी फिलहाल थोड़ा बियर्स का दबदबा बना है पिछले 2 दिन में, लेकिन ये कितना होगा इस पर थोड़ा डाउट है अभी। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स कोई कुछ नहीं कर रहा, ये शांति से बैठा हुआ है। आपको जो करना है एक रेंज के अंदर कर लो, इसने अलाउ कर रखा है आपको। आते हैं एफआईएस के डाटा पे। एफआईएस से कल हर सेगमेंट में क्वांटम भी छोटा था और कन्विक्शन भी कम थी। देखिए कल अगर एफआईएस का नंबर बड़ा होता ना, तो आप ये लेवल्स में एक बहुत मेजर बदलाव देख रहे होते। या तो आप डेज लो पे बंद होते, या तो ऑलमोस्ट डेज हाई पे बंद होते। आप मिडल ऑफ द सीरीज जाके बंद हो रहे हो फिर से। ये एफआईएस की वजह से हो रहा है, क्योंकि एफआईएस का कन्विक्शन थोड़ा सा कम हुआ है। अब वो बेच भी नहीं रहे, खरीद भी नहीं रहे। एक बात मैं एफआईएस के बारे में और जरूर बता दूं, अभी आप बार बार कह रहे थे हम 15 दिनों के एफआईएस बाइंग कर रहे हैं, नो डाउट वो कैश के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी लॉन्ग पोजीशंस चेक करेंगे अजय, तो पिछले 10 दिन से उनकी लॉन्ग पोजीशंस जहां थी वो वहीं है। तो खरीदने और बेचने में दोनों पार्टी हिचक रही है, रिटेल भी और एफआईएस भी। इसलिए बाजार को ब्रेकआउट नहीं मिल रहा। मई के महीने से लेकर टिल मई तक अभी आप उसी 400 पॉइंट की निफ्टी की ही रेंज के अंदर है, बस 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, कुछ वैसा ही हो रहा है। कल रिटेल ने कुछ माल खरीदा है, एफआईएस ने कल बेचा है, तो इस चीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। ये कहीं चुपके रिटेलर्स को माल ना दे दें, बस मेरा डाउट यही है। लेकिन इसको कई दिनों तक का पैटर्न होना चाहिए, 1 से 2 दिन में काम बनेगा नहीं। 18,200 की जो कॉल पुट है, कॉल्स के अंदर राइटिंग हुई है। देखिए कॉल्स की प्रीमियम हाई हुए थे, इसलिए वहां पे राइटिंग करके लोगों को काफी अच्छा पैसा मिलता है, जबकि पुट्स का जो एकोमुलेशन है वो थोड़ा कम है। लोग पुट नहीं खरीद रहे, बल्कि कॉल राइट करने में उनको ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि
प्रीमियम भर भरा के गिर रहे हैं, तो इसलिए 18,200 और 43,800 44,000 की जो कॉलें हैं ये अच्छे से एग्रेसिव तौर पर राइटिंग हुई है इनमें, तो ये आपके बाजार को हल्का करती हैं, ये आपके सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती। अब मैं वापस से लॉन्ग होल्डिंग पे आ रहा हूँ। 47% है कल एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग, इससे पहले 49% पे थे वो, एवरेज वही 48% बनती है। रिटेल की होल्डिंग है 51%, कल वो परसों 50% थे, एवरेज इनकी 50% बनती है। आज भी आप देखें तो 7 शेयर F&O बैन में है, तो ये आपके लिए आज का F&O डाटा है। ओके, ये तो हो गया FI इन F&O, और F&O एक्शन क्या बता रहा है, क्या लेवल्स पे आपको काम करना चाहिए। किरण जानी, कुणाल परार हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए कि आज का ट्रेड कैसे बिठाएं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। कुणाल, आपसे शुरुआत करते हैं। कल लास्ट आवर और ट्रेड में हमने ऑलरेडी 18,115-20 के बाद अच्छी रिकवरी देखी इंडेक्स में। क्या ये आज गैप अप के बाद जारी रहेगी? अपनी पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए? जो बाय ऑन डिप्स का माहौल है, अगर हमने लास्ट 1.5 दिन में पोजीशंस ऐड की हैं, किस लेवल के टारगेट्स के लिए होल्ड करें? गुड मॉर्निंग अजय जी। वेल, पिछले 2 दिनों में जो करेक्शन आया है वो करेक्शन अजय जी अगर देखने जाए तो 18,120 18,100 के लेवल पे आके रुका है। एंड ये लेवल का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो 16 फेब को भी 18,135 का एक हाई बनाने के बाद हमें नीचे में 16,800 तक के लेवल देखने को मिले थे, और इसी लेवल पे आके कल बैंक निफ्टी ने अपना जो गिरावट की मोमेंटम थी वो बंद की थी, वो पॉज की थी। नाउ आज जिस हिसाब से SGX निफ्टी की मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि कल बॉटम में जिन जिन लोगों ने बाइंग किया है उनके लिए व्यू ये जरूर से रहेगा कि जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी ऊपर में 18,400 तक जाने के चांसेस निफ्टी में मुझे फिलहाल प्रेजेंट लेवल से दिख रहे हैं। तो जो व्यू बन रहा है वो ऊपर की तरफ का ही बन रहा है। नीचे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे, जो स्ट्रेट एसएल आ रहा है वो आ रहा है 18,065 का 18,065, और ऊपर के लेवल की बात करूँ तो अगेन मुझे लग रहा है कि हमें 18,400 के लेवल निफ्टी दिखा सकता है। तो जो व्यू बन रहा है अजय जी वो पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। अगर ओपनिंग फ्लैट होती है और जो क्लोजिंग है कल की, अगर उसी के अराउंड अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो मैं कहूंगा कि वहां पे भी हमें बाय करने की ही रणनीति रखनी चाहिए 18,065 के लेवल के साथ। ऊपर में 18,400 तक के लेवल हमें आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। राइट, ठीक है कुणाल, ये तो ठीक है। मई में निफ्टी का प्रदर्शन देखिए, अच्छी बाय ऑन डिप्स चल रही थी, ये सब इंटरडे वाली बाय ऑन डिप्स थी, बट 2 दिन का करेक्शन आया 18,400 के करीब से बाजार 18,100 पे रिबाउंड करके कल लास्ट आवर ट्रेड में थोड़ा वापस आया। लेकिन निकुंज हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं बातचीत करने के लिए बाजार के बारे में। गुड मॉर्निंग निकुंज। बाय ऑन डिप्स का माहौल कल लास्ट आवर ट्रेड में वापस आता नजर आया, आप क्या कौन से इंडिकेटर्स को देख रहे हैं आप इसमें? अच्छा, बाय ऑन डिप क्या होता है? मार्केट गिरे और आप ले लें नीचे, वो डिफाइन आपको करना पड़ता है, आप डिप किसको डिफाइन करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि तेजी के मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डिप्स नहीं आती हैं। तो अगर आपको माई व्यू इज दैट द बेस्ट ऑफ द समर रैली इज नॉट ओवर। अब बेस्ट ऑफ द समर रैली जब खत्म नहीं है तो डिप्स भी कम आएंगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप टाइम कितना करना चाहते हैं, कि आप 100 पॉइंट, निफ्टी 300-325 पॉइंट करीब ऊपर से गिर चुका है, तो क्या ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट है? मुझे लगता है अच्छी एंट्री पॉइंट है, बिकॉज जिस प्रकार से ट्रेंड हमें उभर के आ रहे हैं, भले एफआई के बाइंग हो, डीआई के बाइंग हो, ग्लोबल स्ट्रेंथ हो, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर बड़ी डिप्स नहीं आएंगी। मार्केट के अंदर बड़ी डिप आने के लिए कुछ ऐसा परिवर्तन होना पड़ेगा जो भी हमें पता नहीं है। सपोज यूएस में कोई खराब खबर आ जाती है, चाइना से कुछ खराब खबर जाती है, ऑयल मार्केट में कुछ हो जाता। विद द करंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस आई थिंक नोबडी इज इंटरेस्टेड इन बुकिंग प्रॉफिट्स। और जब बायर एब्सेंट, जब सेलर एब्सेंट हो जाता है तो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर बड़े करेक्शंस नहीं आते हैं। इस मार्केट को गिराने के लिए या तो कोई बड़ी खबर चाहिए, बुरी खबर चाहिए, या फिर वैल्यूएशन उस लेवल पर आए जाके मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, मार्केट्स हैव टू बिकम हम्टी डम्टी। अभी मार्केट हम्टी डम्टी लेवल पर नहीं पहुंचे। सो हम्टी डम्टी had a great fall, लेकिन हम्टी डम्टी होंगे, ये मार्केट का कायदा है। ये मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर आप एक साइकिल को फॉलो करेंगे। आप एक मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड से नॉर्मलाइज होंगे, फिर आप के अंदर डिनायल आएगा, फिर स्केप्टिसिज्म आएगा, फिर बिलीफ आएगा, फिर पार्टिसिपेशन आएगा, फिर एक फ्रॉथ आएगा और फिर एक क्रैश आएगा। एंड सिट ऑन द वॉल। नहीं, एक दिन हम्टी डम्टी होगा मानसी मार्केट। मतलब आप देखिए हम्टी डम्टी वैल्यूएशन कहाँ पर हुई थी? फिनटेक में हुई थी।
जोमेटो 100-150 रुपया हो गया था, पेटीएम की लिस्टिंग 1500 रुपए के आसपास, 1500 के ऊपर में गई थी। नायका का हाल देखिए, तो वहां पर हम्टी डम्टी हुआ था। आईटी के अंदर हम्टी डम्टी हुआ था, मिड कैप आईटी कंपनी 70-80 की पी मल्टीपल्स पे ट्रेड करने लग गई था, वहां पर हम्टी डम्टी हुआ था। लेकिन निकुंज, कल जब हम बात कर रहे थे हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बैंक्स पर आपने अपना भरोसा जताया था, अब सारी बड़ी दिग्गज बैंक्स के बाद सारी नजरें जो हैं वो एसबीआई के नंबर्स पर आज होंगी, क्या टेक होगा? एसबीआई का आप इंट्राडे एसबीआई का वाईटीडी ग्राफ देखें, डायरेक्टर साहब जरा एसबीआई का वाईटीडी ग्राफ दिखाएं, और उसके अंदर आप देखेंगे तो करीब करीब 6% की गिरावट है। जी नंबर मैच करेगा, चिंता मत करिए। 6% के आसपास की गिरावट आई है। आप बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई के आसपास है, और मैंने अक्सर देखा है कि मैं जो बोलता हूँ मानसी चेक करने लग जाती है, आवश्यकता नहीं है, मैच करेंगे नंबर कर रहे हैं। हाँ, तो 6% के आसपास गिरावट आएगी। और जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक ऑल टाइम हाई पर नहीं है, और वहाँ पे नंबरों में मुझे कुछ खराब बात नहीं दिखती है। आरओए बेहतरीन हो चुकी है, क्रेडिट क्वालिटी बेहतरीन हो चुकी है, कासा उनकी बढ़िया चल रही है, क्रेडिट ग्रोथ उनकी बढ़िया चल रही है, 14 से 16% क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो खराब खबर नहीं दिखती है। सेक्टोरल रोटेशन विद इन द बैंक निफ्टी की वजह से एसबीआई अंडर परफॉर्म कर रहा है, एसबीआई की सारी सब्सिडीज फुल फायर कर रही हैं अभी। तो अनटिल एंड अनलेस कोई आज ऐसी खबर खारा साहब बोल दें कि भाई आरओए नीचे रहेगा, प्रोविजनिंग में कुछ गिरावट आती है, तो मुझे नहीं लगता है कि एसबीआई के नंबर के बाद बड़ी गिरावट स्टॉक में आनी चाहिए। आईटीसी एक मिरर इमेज है, आईटीसी इस साल 25% ऊपर गया, 14% एक आंकड़ा है जिससे मार्केट कह रहा है वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए। एफएमसीजी की जो ग्रोथ रहेगी शायद मार्जिन ठीक ठाक रहे, तो आईटीसी में नया क्या आएगा? 13-14% वॉल्यूम ग्रोथ पता है आपको, स्टॉक भाग चुका है, 250 रुपये 1.5 साल पहले था, 250 का 400 के ऊपर है, 25% इस साल ऊपर चल रहा है, महंगा हो चुका है। तो आईटीसी में जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता, शॉर्ट टर्म में सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टॉक की मुझे लगता है थोड़ी कंसर्न हो सकती है। या तो आकर के वो बोले हम होटल बिजनेस डिमर्ज करना चाहते हैं, ऐसी कोई नई बात बोले तो ठीक है, नहीं तो आईटीसी विल नॉट बी द बेस्ट ऑफ द स्टॉक। ओके निकुंज, वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से, ये हालांकि स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है, डेट सीलिंग पर अगर रेजोल्यूशन हो जाता है तो क्या हमारे लिए और ऊपर के लेवल्स भी पॉसिबल है? हम हालांकि डीकपल्ड है ग्लोबल मार्केट से, इस वक्त आप अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर वहाँ से बड़ी रिस्पाइट्स आने लग जाती है इस रेजोल्यूशन को लेकर, और अच्छी स्ट्रेंथ हम इंडियन मार्केट्स में अब भी है, ऑल टाइम हाई से आसपास ही है, थोड़ा सा रिट्रेट जरूर हुए हैं, लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार फिर से हमें और ऊपर के लेवल्स और लंबे समय के लिए सस्टेन कराने में हेल्प करेगी? यूएस मार्केट मुझे नहीं लगता है कि लंबा सस्टेन करेगा, बिकॉज यूएस मार्केट के अंदर जो देखिए डेट सीलिंग सबको पता था कि यूएस कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को ब्लेम कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स को प्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस और सेनेट के अंदर सेटलमेंट नहीं है, सब व्हाइट हाउस को ब्लेम कर रहे हैं, टिपिकल पॉलिटिकल कबाल हो रहा है वहाँ पे। तो कोई नहीं चाहता है कि यूएस, कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहता यूएस इकॉनमी डिफॉल्ट करे, तो यूएस इकॉनमी का रेजोल्यूशन आ जाएगा, और शायद बाइडेन साहब ने भी कल रात को ही बोला है। उस रेजोल्यूशन की वजह से 1-1.5%, 2%, 2.5%, 3% का उछाल मार्केट में आ सकता है। 1.5% कल रात को आ चुका है, 2-3% और आ सकता है, मगर उसके बाद क्या? उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद वैल्यूएशंस, उसके बाद जो दूसरी कंसर्न है वो तो वापस है। तो मुझे नहीं लगता यूएस मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी ये डेट सीलिंग की वजह से आनी चाहिए। बिल्कुल निकुंज, शुक्रिया आपका बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो विदेशी बाजार से चैलेंजेस अब भी नजर आएंगे, कंसर्न्स वहां पर दिखेंगे, लेकिन भारतीय बाजार का अंडरटोन जो है वो बुलिश लगातार नजर आ रहा है। आईटीसी एसबीआई के नंबर्स से पहले इन स्टॉक्स पर उनके मूवमेंट पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और किरण से अब बात करते हैं, उनसे समझते हैं की ट्रेड स्ट्रेटजी। गुड मॉर्निंग किरण, मुनाफा वसूली का दौर 2 दिन से हम देख रहे हैं, लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड्स में बाजार ने कल संभलने की भी कोशिश की। इस वक्त सेंटिमेंट्स ग्लोबली पॉजिटिव है, भारतीय बाजार के लिए कितना फायदेमंद होगा ये? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें, सो टेक्निकली हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जगह पे कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट जोन के अंदर थे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग एक एक्सपेक्टेड था। साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज की बात करें तो वहां पे हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, और कहीं ना कहीं उस दौरान हमने आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर लिया है। सो आउट परफॉर्मेंस से भी एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। अब कहीं ना कहीं डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 14 दिन से हम देख रहे हैं कि एफआईआई कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 दिन से अगर हम डेरिवेटिव मार्केट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग के साइन दिख रहे हैं। जैसे फ्यूचर्स के अंदर आप देखोगे तो एफआईआई 2000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड करके गए लॉन्ग साइड से, और शॉर्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो 4000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके गए हैं। अब कल जो मेजर चेंज हुआ है वो वीकली ऑप्शंस डेटा के अंदर आप देखोगे तो जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 1.40 के ऊपर था, वो अब फिसल के 1 के नीचे आ चुका है, तो वो एक नेगेटिव साइन है। साथ ही साथ आप ऑप्शंस के कॉल राइटिंग के डेटा देखोगे डेरिवेटिव एफआईआई के, सो एफआईआई ने 1,11,000 लॉट राइट किए कॉल के अंदर, और जबकि 38,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग में से निकाले, तो कहीं ना कहीं दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट और नीचे के लोअर लेवल्स को टेस्ट कर सकता है।
अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डेली चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी में बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है और बैंक निफ्टी में एक डार्क क्लाउड पैटर्न बना है। तो जब तक रीसेंट जो हाई बनाए थे, जैसे निफ्टी के अंदर 18,480 के आसपास के हाई थे और बैंक निफ्टी में 44,300 के आसपास के हाई थे, तो जब तक वो टेकआउट नहीं होते वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट ऑन राइज। जैसे अभी निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा हम देखें तो 18,200 18,300 के ऊपर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है और कहीं ना कहीं 18,300 के जो पुट राइटर्स है उसमें कल एक अच्छी सी अनवाइंडिंग हुई है। सो 18,300 आज इंट्राडे एक रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी हमें ऊपर के लेवल मिलते हैं 18,300 350 के बीच में, वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 18,360 का रहेगा। ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग 18,050 के आसपास ये वीकली एक्सपायरी या तो फ्राइडे तक मार्केट एक बार आना चाहिए एंड दैट वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द मार्केट अगेन। सिमिलर वे बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो कल भी हमने डिस्कस किया कि 43,500 के ऊपर एक मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट का था जो हटता हुआ दिख रहा था। वो क्लियर साइन था कि मार्केट इज रेडी टू टेस्ट 43,500। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 44,000 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, तो 43,500 एक सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है 43,900 44,000 के आसपास, तो अगेन बैंक निफ्टी में भी हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। नीचे में जो टारगेट है वो 43,400 500 के बीच का टारगेट है और एज अ स्टॉप लॉस हम 44,100 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस के अंदर सेल ऑन राइज की ही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, और राइट, तो आप ऐसे सेल ऑन राइज करेंगे बैंक निफ्टी पर, तब आप देख रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी एक्सपर्ट्स के समझेंगे, लेकिन पहले बड़े सेक्टर्स बड़े स्पेसेस को डिस्कस करते हैं। शरद हमारे साथ त्रिमूर्ति सेगमेंट लेकर। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा वेदांत फैशंस और यहाँ पे जो है प्रमोटर्स लगभग 10% स्टेक की बिकवाली कर सकते हो ओएफएस द्वारा। अब याद रखिए जो नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट्स है वो आज खुलने वाला ओएफएस और कल जो है रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। अगर फ्लोर प्राइस की बात करें तो 1161 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा है, यानी कि 7% डिस्काउंट पे है और ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोटर्स का 85% स्टेक है और ये जो है गिरने वाला है क्योंकि सेबी की जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है उसको फोकस पे रखते हुए। इसके अलावा याद रखिए जो टू व्हीलर स्टॉक्स है जो ईवी में सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि टीवीएस मोटर्स और इवन ग्रीव्स कॉटन जहाँ पे उनका स्टेक है एम्पियर में, वहाँ पे जो है थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ने फेम सब्सिडी जो है टू व्हीलर्स के लिए उसको गिरा दिया है। जो प्राइस कैप होती है जो सब्सिडी की उसको जो है 15% कर दिया, पहले ये 40% था, तो थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन जो है इन स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। और तीसरा स्टॉक रहेगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट लाइकली टू लिस्ट जो आपकी जो लैंड एसेट्स वाली कंपनी है सेपरेटली वो 1 महीने में कर सकती है और याद रखिए इसके आगे जाते हुए इम्पैक्ट होगा प्राइवेटाइजेशन का शिपिंग कॉर्पोरेशन का, जहाँ पे वो इंटेंड कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 64% स्टेक जिसका वैल्यू आप कह सकते हैं 2850 करोड़ रहेगा, उसकी जो है प्राइवेटाइजेशन देखने मिल सकती है जब लिस्टिंग हो जाएगी लैंड एसेट्स की। और फाइनेंशियल बिड्स भी अब आने लगे हैं तो इन पर भी ज़रूर आप फोकस रखिएगा। वेदांत फैशन में बात करना ज़रूरी है। वेदांत फैशन के वैल्यूशंस का एक ग्राफिक लेके आइए डायरेक्टर साहब और उसका 1 ईयर का चार्ट लेके आइए। वेदांत फैशन बाजार का ये मानना है कि बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है लेकिन थोड़ा वैल्यूशन हाई रहता है इसका। इस समय आईपीओ भी आया था, उस समय ये लोगों के मन में आया था। 1 साल का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब। देखना ये होगा कि इस भाव पे 31% रिटर्न दिया, यानी बहुत ज़्यादा घटा नहीं है। जब से आईपीओ आया उसके बाद से पैसा बना, उसके बाद घटा नहीं। अब एपेटाइट कैसी आती है इस तरह के वैल्यूशन के ऊपर। चार्ट्स पे देखिए 1250 का भाव है। अगर ये डिस्काउंट पे होगा, ऑब्वियसली इतना बड़ा ऑफरिंग है, किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए अगर हम एक पोजिशनल बेट लेना चाहें? किरण आप जवाब देंगे। वेदांत फैशन की अगर हम बात करें तो काउंटर ऊपर में हमने देखा था कि 1500 तक के हाई बनाए थे, वहां से फिसल के काउंटर 1000 तक आया, तो वहां पे एक फॉलिंग चैनल बनी थी, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो वापस ये स्टॉक जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है लेकिन 20, 100 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बॉटम बन चुका है जब तक कि 1220 1210 के लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे 1210 के स्टॉप लॉस से हम बाइंग रिकमेंडेशन या तो बाइंग देख सकते हैं, या तो जिनके पास है वो 1210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में मैक्सिमम अपसाइड 1320 की है, जैसे ही 1320 का लेवल क्रॉस होगा तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड। तो एज ऑफ नाउ 1330 का टारगेट, 1210 का स्टॉप लॉस, वेदांत फैशन होल्ड करके या तो नई एंट्री लेके चल सकते हैं। ये तो चलिए वेदांत फैशन पर ये राय मिलती हुई आपको दिख रही है, इस खबर के चलते भी फोकस में रहेगा और इस पर हमारी नज़र भी रहेगी। लेकिन हमारे ट्रेडिंग आइडियाज़ एक्सपर्ट्स के क्या हैं वो एक एक कर समझ लेते हैं। कुणाल से शुरुआत करेंगे। कुणाल आप बताइए, स्टॉक आइडियाज़ खरीदारी की कॉल्स हैं इस वक्त, किस तरह से आप मार्केट को स्टॉक स्पेसिफिक रीड कर रहे हैं? वेल यस, खरीदारी की ही व्यू है। जो मोमेंटम
जो मोमेंटम हमने मार्केट में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंगली खरीदारी के व्यू है। पहला जो कॉल है वो रामको सीमेंट का है। रामको सीमेंट एक अच्छी खासी मोमेंटम में अभी ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसका डेली चार्ट देखने जाए तो डेली चार्ट पे कल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है पिछले 4-5 दिनों के हाई का, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा हुआ है। इवन वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में भी कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो काफी अच्छा कन्विक्शन फिलहाल स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। तो रामको सीमेंट 790 का क्लोज से बाय करके चलना चाहिए। 770 770 के एसएल के साथ टारगेट की बात करें तो 805 का पहला टारगेट है, वो ब्रेक होते ही 830 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा जो कॉल है वो जुबिलेंट फूड है। जुबिलेंट फूड की बात करें तो डेली चार्ट में काफी अच्छे फॉर्मेशन यहाँ पे काउंटर में बने हैं, प्लस कल के दिन में हमें ब्रेकआउट भी आते हुए देखने को मिला है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट कल के दिन में हमें देखने को मिला है। तो इसके बेस पे कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें जुबिलेंट फूड में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 480 के अराउंड का क्लोजिंग में बाय करके चलना चाहिए। 460 का एसएल हम मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करें तो 495 पहला टारगेट रहेगा, वो ब्रेक होते ही 520 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। रामको सीमेंट और जुबिलेंट फूड दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी। इसे बाय करने की बात कर रहे हैं जुबिलेंट फूड और रामको सीमेंट, ठीक है। जुबिलेंट फूड की कॉन कॉल की कमेंट्री को भी अभी अलग से डिस्कस करते हैं। वहाँ कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चीज़ प्राइसेस जो सबसे बड़ा कंसर्न कंपनी के लिए मार्जिन से इम्पैक्ट होते हैं, कंपनी ने क्लियर कहा है कि वो अभी भी एलिवेटेड रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। और लेकिन क्या दूसरी बड़ी बातें इस पर भी ज़रूर नज़र डालेंगे। तो क्लियरली डिजिटल एसेट्स में निवेश बढ़ाने से ओएनडीसी पर भी उन्होंने बात की वेरी इंटरेस्टिंगली जुबिलेंट फूड में। तो ओएनडीसी कहीं ना कहीं मार्केट शेयर लेगा या नहीं, लेकिन माइंड शेयर तो ले ही रहा है। देखिए ग्रोथ इतनी हो रही है ना कि ओएनडीसी भी अगर आ जाएगा ना तो ये ऐसा नहीं है कि बाजार में जैसे सप्लाई आ जाती है तो सारा पैसा सक हो जाएगा। Correct. आप देखिए मैनेजमेंट ने 200 नए स्टोर्स खोलने की बात की है, और सिर्फ पिज़्ज़ा रिलेटेड ही नहीं, बाकी जो हैं उनके और प्रोडक्ट्स हैं पपाया वगैरह, वहाँ भी ज़बरदस्त ग्रोथ की बात हो रही है। तो ये बाजार को ये समझ में आया कि सेम स्टोर सेल्स में बहुत धीमा पन्नी आने वाला है। टेक्नोलॉजी का ये यूज़ कर रहे हैं काफ़ी, और स्टॉक में एक कहीं ना कहीं बॉटम बन गया। जो आप चीज़ वाला पॉइंट बोल रही थी ना कि प्राइसेस बहुत, वो मार्जिन को लगातार दबाव बना रहे थे 11 महीने तक, राइट। और कल जो है बाजार को ये लगा एक वन ऑफ था, उसके अंदर लोगों को लगा अगर एड बैक करें वन ऑफ तो नंबर तो इनलाइन है। जहां नंबर इनलाइन है वन साइडेड रैली आई और ये 480। डायरेक्टर साहब इसका एक साल ग्राफ दिखाइए। इस स्टॉक की पिटाई हुई है, ये पिटा हुआ स्टॉक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफी फेवरेबल है। तो कल जो ये देखिए कितना पिटा हुआ है, 640 वाला आपको 480 में मिल रहा है, जहां पे दूसरे वरुण और देवयानी सब चले हुए हैं। तो क्या इसके अंदर एक महीने का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब। ये 420 के आसपास 420-430 पे बॉटम बना के इसने बढ़ना शुरू कर दिया, एक राउंडिंग बॉटम। ये देखिए अभी 10% ऊपर है। क्या इसमें लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए किरण? कौन सा स्टॉक सर? जुबिलेंट फूड। सर जुबिलेंट फूड की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने करेक्शंस देखा है, ओवरऑल देखा था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस या तो चीज प्राइसेस की वजह से हमने यहाँ पे एक दबाव देखा था। स्टॉक 650 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 400 के आसपास मल्टीपल बॉटम बना है। कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम पैटर्न हम देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह से वॉल्यूम हुआ था और स्टॉक अपनी 20, 50, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं एक रेंज ब्रेकआउट डेफिनेटली है। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें लिया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 470 तक, तो इसमें हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 455 के नीचे का रखना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, एटलीस्ट हम यहाँ पे 510, 520 तक की एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड बाय ऑन डिप्स रहेगा 460 के स्टॉप लॉस के साथ। आप बाय रिकमेंडेशन देंगे इस पर एक स्टॉप लॉस के साथ, आप इसमें बाय ट्रेड लॉन्ग ट्रेड यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपकी और क्या रिकमेंडेशन है किरण आज के? सो ओवरऑल हम मार्केट के ऊपर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि देयर आर अ फ्यू काउंटर जहाँ पे प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सिनेरियो से लेते हुए आज मार्केट गैप अप की गुंजाइश रख रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल और मारुति ये हमारे दो पिक रहेंगे। तो भारतीय एयरटेल पे पहले डिस्कस करें तो रिजल्ट के बाद हमने देखा था कि जो दबाव आया था वो कल हमने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी है। कहीं ना कहीं 780, 785 का एक जो क्लस्टर सपोर्ट है, वहां से उसके नीचे स्टॉक जा नहीं रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न है जहाँ पे 790, 800 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसके बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर पे क्लियरली हम बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं। सो भारतीय एयरटेल हमारा पहला पिक रहेगा। 790 के आसपास का क्लोजिंग था कल का, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 810 का हमारा टारगेट है एंड 779 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो मारुति है। कल भी हमने देखा था कि ओवरऑल मार्केट जब एक प्रेशर के अंदर ट्रेड कर रहा था, ऑटो के अंदर काफी सारे स्टॉक थे
जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे। पर्टिकुलरली मारुति की अगर हम बात करें तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मारुति हमें लग रहा है कि 9120 के आसपास का क्लोजिंग का लॉन्ग करके जाएंगे, 9200 का हमारा टारगेट है एंड 9050 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो मारुति एंड भारती एयरटेल बोथ आर द बाय कॉल्स। कुणाल, आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे स्पेसिफिक स्टॉक्स? ओके, कुणाल दे चुके हैं। सर यस कुणाल सर। दे चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों के ट्रेडिंग आइडियाज लेने के बाद हम फंडामेंटल्स पे बाजार की बातचीत लेके चलते हैं गौरांग शाह के साथ। गौरांग, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। एक मुद्दा जो उठ रहा है इस समय कल शाम की खबर के बाद, वो है वेदांत फैशन का OFS। आपने नजर डाली उस पर? क्योंकि वैल्यूएशन के ऊपर लोगों ने संदेह हमेशा उठाया था इस कंपनी के। अभी भी अगर हम वैल्यूएशन को दिखा सके तो थोड़ा हायर साइड पे नजर आता है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि कैटेगरी बहुत फास्ट ग्रोइंग है और वेदांत फैशन ABFRL ट्रेंड शॉपर स्टॉप के मुकाबले करीब 60 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है। इस भाव पे OFS में लेना चाहिए क्या? बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे आपको तरफ भी, से। आपको भी। तो मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है अजय, चाहे वो OFS हो, IP हो, या फिर कोई अन्य माध्यम के द्वारा आप बाजार में आते हैं और रुपए जुटाने की कोशिश करते हैं। और अक्सर हमने देखा है जहां पर मूल्यांकन ऊपर की तरफ होते हैं तो बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उसको नकार दिया हुआ होता है। तो और जिस तरीके से वैल्यूएशंस, अगर आप P मल्टीपल्स की बात करें तो, और जैसे अभी आप बता भी रहे थे अजय, तो महंगा लग रहा है ऊपर की तरफ। इस सेक्टर में अगर कोई एक स्टॉक जो कि पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से खबरों में था ब्रांड्स की अधिग्रहण को लेकर के, वो है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। 200 के नीचे आया मेरे ख्याल से अजय। यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि इसके अलावा पिछले 2 या 3 सालों में ABFRL ने जिस तरीके से ब्रांड्स एक्वायर किए हैं और जिस तरीके से अपने कदम जमाए हुए रखा है, हमें लग रहा है कि अगर आपको तुलना करनी है, क्योंकि एक करेक्शन आया है, 200 के नीचे कामकाज कर रहा है, तो आदित्य बिरला फैशन ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। तो चलिए, ये राय AB फैशन पर इस वक्त मिलती हुई। फंडामेंटल आउटलुक आपको इस वक्त AB फैशन पर, टेक्निकल आउटलुक भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। खबर है और इसी के चलते आज फोकस में रहेगा। लेकिन इस बीच ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी जान लेते हैं। कई सारे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, जैसे कि थर्मैक्स के नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे और उसके ठीक बाद ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी वहां पर आते हुए देखने को मिले हैं। ये और उसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में क्या है खास, आइए वामाक्षी से समझे। वामाक्षी, आप बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम देवयानी इंटरनेशनल के साथ। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट के चलते डिमांड पर इम्पैक्ट हमें ज़रूर देखा है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन चीज़ में अभी भी परसिस्ट कर रहा है, मगर चिकन के जो प्राइसेस है यहाँ पर थोड़ा कूल डाउन नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो CLSA ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर आउट परफॉर्म की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस 180 से बढ़ाकर 205 पर कर दिया है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स भी हमारे रेडार पर रहेगा। कंपनी के नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं ये स्टॉक पर। मैक्वायरी और जेफरीज ने अपना टारगेट प्राइस घटाया है, हालांकि JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है 485 के टारगेट प्राइस के साथ। ब्रोकरेजेस का लार्जली कहना है कि म्यूटेड नियर टर्म आउटलुक के बावजूद कंपनी ने अपने केपेक्स प्लान्स को बढ़ाया है। सिक्वेंशियल मार्जिन डिक्लाइन जो हमने देखा है वो दिखाता है कि कंपनी की तरफ से जो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स आए थे वो फुल्ली ऑफसेट नहीं कर पाए हैं इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स को। ओवरऑल अनसर्टेनिटी डिमांड और मार्जिन रिकवरी को लेकर ज़रूर है और उसी के चलते ब्रोकरेजेस इतने पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। एम्बर एंटरप्राइजेस अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। जेफरीज का मानना है कि मैनेजमेंट AC इंडस्ट्री की ग्रोथ 15% पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये साल में, मगर हमने देखा था कि 30% ग्रोथ हमने पिछले साल में करीब देखी थी। अनसीजनल रेंज जो हमने देखे वो ऑफटेक को इम्पैक्ट कर सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, मगर अगर हम देखें पोस्ट करेक्शन के बाद स्टॉक अपने पीयर्स के मुकाबले एक स्टीप डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और उसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय ज़रूर बरकरार रखी और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। मैक्स हेल्थ केयर पर भी हम फोकस करेंगे। जेफरीज का मानना है
कि मार्जिनल बीट नज़र आया है नंबर्स फ्रंट पे। EBITDA ग्रोथ मोमेंटम भी आगे चलते हुए सस्टेन कर सकता है और ओवरऑल इसी की वजह से उनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 600 प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में फोकस करेंगे IT सेक्टर पर। जेफरीज का मानना है कि वर्सनिंग क्लाइंट प्रॉफिटेबिलिटी पर का इम्पैक्ट डिमांड पर नज़र आ सकता है। वर्टिकल्स में अगर हम देखें तो कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी और BFSI वर्स्ट प्लेस नज़र आ रहे हैं। टेक महिंद्रा और विप्रो के लिए डिमांड आउटलुक काफ़ी वीक है, मगर कोफोर्ज, विप्रो और LTI माइंडट्री भी हायर रिस्क पर है नेगेटिव सरप्राइज पोस्ट करने के। तो ओवरऑल ये तो सारे ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। IT सेक्टर पर जेफरीज की राय भामाक्षी बताती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज SBI का रिजल्ट आएगा और SBI ने, मैं आपको बता दूं, अंडर परफॉर्म किया, जैसा निकुंज जी बता रहे थे। लास्ट 6 महीने में तो अंडर परफॉर्म किया है और कल का बॉटम बना के वापस आना शुरू हो गया। क्या इसके अंदर एक टेक्निकल ट्रेड बन रहा है? अगर बहुत बढ़िया धमाकेदार नंबर आता है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर चुका है, नीचे 500 गया था, ऊपर 626 का टॉप था, अभी 580-85 के आसपास घूम रहा है। क्या इसके अंदर एक रिवर्सल आ सकता है? क्या ये अपने प्राइवेट लार्ज बैंक की तरह चाल पकड़ सकता है? गौरांग बताइए, 586 पे अगर नंबर वाकई दमदार आए तो इसमें वापस रुचि आ जाएगी बाजार की? मुझे अगर आप ये प्रश्न नहीं भी पूछते तो निवेश के विकल्प के रूप में हमने SBI को ही चुना था। आज भले नतीजे हैं, और आपको याद होगा मेरे ख्याल से जब से ये अडानी समूह कंपनी का जो खबरों को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति बनी थी, उसके कारण काफी सारी कुछ निजी बैंक्स और काफी सारी सरकारी बैंक्स के ऊपर दबाव आया था, और ये मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, 500-520 के आसपास नजर आया था। तब हमने बहुत ही जोर शोर से खरीदारी की राय दी थी, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये बेबुनियाद, बेवजह ये नीचे आया है। और नतीजों को लेकर के हमारा अनुमान ये है कि जिस प्रकार से हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे देखे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते, उससे शायद बेहतर नतीजे आते हुए दिखेंगे। 660 का लक्ष्यांक हम फिलहाल निर्धारित करके चल रहे हैं, और अगर आज नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ साध देंगे। क्या और राइट, तो SBI पर आपकी बाय रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, आगे भी कुणाल गौरांग के साथ डिस्कस करते हैं, बाकी कुछ और ट्रेड्स भी डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले आपको मार्केट एक्सपर्ट्स के लगातार जो व्यूज़ गैदर करते हैं आपके लिए, वो एक बार फिर से सुनाते हैं। वरुण गोयल से कल हम जब बात कर रहे थे कि मिड कैप स्पेस पे, मिड कैप IT स्पेस पे उनका स्पेसिफिकली क्या व्यू बन रहा है, फार्मा स्पेस उन्हें अभी लुक्रेटिव दिख रहा है, यानी कौन सी पॉकेट्स अट्रैक्टिव हैं, ये सब पे आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं एक बार। रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। 8 से 10 साल के करेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डिमांड में बहुत अपटिक है, और जो एंड यूजर डिमांड है वो क्लियरली आ रही है। हमारा ऐसा मानना है कि अभी अफोर्डेबिलिटी काफी अच्छे लेवल पे है। अगर आप देखें तो EMI टू टेक होम सैलरी रेशियो, ये रेशियो हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो ये करीब 35% के आसपास है। मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए महीना की इनकम है तो करीब 35,000 रुपए का EMI है। 2012-13 के पीक पे ये अमाउंट करीब 40 से 45% के पार चला गया था, तो अफोर्डेबिलिटी इंपैक्ट हो गई थी। तो हमारा मानना है कि अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज जो कि अपने अपने एरियाज में, चाहे वो NCR है, चाहे मुंबई, चाहे बैंगलोर मार्केट, जहाँ पे जिन कंपनीज की डोमिनेंस है वो लगातार अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो रियल एस्टेट क्लियरली एक सेक्टर है जो कि विनर हो सकता है अगले कुछ सालों के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेस में देखें तो कई सारे मिड कैप बैंक्स जो काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं हमें। लगातार अच्छी बैलेंस शीट, अच्छी एसेट क्वालिटी, प्रोविजनिंग कम है, निम्स यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे, और हमें ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ 15% के आसपास बनी रहेगी। FY23 पहला साल था 2015-16 के बाद जब क्रेडिट ग्रोथ हमारी सिस्टम वाइड 14 से 15% थी, और हमें ऐसा लग रहा है कि इस साल हालांकि उसमें थोड़ी सी गिरावट होगी, लेकिन फिर भी वो सिस्टम एज अ होल के लिए 13 से 15% के बीच में रहेगी, और कई सारी कंपनीज उससे ज्यादा तेजी से क्रेडिट ग्रोथ कर पाएंगी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस स्पेस में छोटे बैंक्स, NBFCs यहाँ पे काफी अच्छी अपसाइड हमें लगती है। सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप IT में, स्मॉल कैप IT में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक 1.5 साल के करेक्शन के बाद वहां पे ग्रोथ ऐसा लग रहा है कि फिर से आ जाएगी। कुछ कंपनीज में जिसमें ऑलरेडी स्लगिशनेस थी ग्रोथ में लास्ट 1 साल में, वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रीन शूट्स ग्रोथ के दिख रहे हैं, और US इकोनॉमी जैसे जैसे स्टेबलाइज होगी वैसे वैसे कई सारी मिड कैप IT कंपनीज में हमें लगता है अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
ये डेफिनेटली इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड हो रहा है उसकी वजह से लगातार इंजीनियरिंग कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो लार्ज कैप इंजीनियरिंग कंपनीज जो ऑलरेडी काफी रीरेट हो चुकी हैं, हमें लगता है वहां से तो अब शायद 10 से 15% की कंपाउंडिंग ही पॉसिबल है। लेकिन कई सारी मिड कैप कंपनीज में, चाहे वो गियर्स में है, चाहे वो पंप्स में है, चाहे वो और अब्रेजिव्स में है, वहाँ सब आपके सब जगह ग्रोथ बनी हुई है। काफी सारे नए सेगमेंट्स भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एज अ सेगमेंट एक नया कैटेगरी के रूप में उभरा है, तो उससे रिलेटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, बेयरिंग कंपनीज, यहाँ सब में बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे तो अगले 2-3 साल में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी इंडिया में इंप्लीमेंट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आई थिंक रेलवे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रेलवे रिलेटेड केपेक्स जो कंपनीज कैप्चर कर पाएंगी, वहाँ भी अगले 3 से 5 साल 15 से 20% की ग्रोथ रह सकती है। तो इसमें बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये एक सेगमेंट है जहाँ पे मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, तो चलिए, हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि ना लॉन्ग टर्म बेसिस बाजार में मजबूती दिखेगी। मिड कैप आईटी फार्मा जैसे स्पेसेस पर नजर रखें। लेकिन गौरांग जी, आपसे सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे, क्योंकि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फोकस में रहने वाली है। सरकार अपना 63.75% स्टेक जो है SCI में बेचने की यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाकर चल रही है, और इस पूरे हिस्से का वर्थ जो है 2,150 करोड़ का। ऑफकोर्स डीमर्ज एंटिटी है SCI लैंड एंड एसेट्स, जिसकी लिस्टिंग सरकार 1 महीने में करा सकती है, लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल बोलियां भी जल्द निकल कर आएंगी। ये सरकारी बैंक्स के सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें, इस पर आपकी राय क्या होगी? क्योंकि प्राइवेट स्पेसेस या प्राइवेट कॉर्पोरेट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑपरेशनली भी और साथ ही अपने बुक्स में भी नजर आते हैं। मानसी, हमारी सोच और विचारधारा ये है कि पहले तो मूल्यांकन को लेकर के सरकारी कंपनियों का अगर सरकार विनिवेश करने की सोचती है तो मूल्यांकन क्या होता है और उनके वित्तीय सलाहकार सरकार के क्या उनको राय देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने काफी बातें काफी लंबे समय से सरकार के तरफ से, जहां तक सरकारी कंपनियों का विनिवेश का सवाल है, उस पर बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कम ऐसे काम हुए जिसे हम संतुष्ट हो के नहीं, सरकार ने वाकई मन बना लिया है विनिवेश करने का। एक उदाहरण मैं देता हूं मानसी आपको, BPCL का विनिवेश मेरे ख्याल से करीबन 2 साल से ज्यादा हो गया रहेगा, लेकिन आज के तारीख तक जमीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं है। ऐसे माहौल में जहां पर चुनाव भरे, राज्य स्तर पे चुनाव बाकी हैं, अभी अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव होगा, ऐसे वातावरण में क्या सरकार वो जोखिम उठाना चाहेगी विनिवेश को लेकर के? हालांकि बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था विनिवेश को लेकर के, लेकिन जो परिस्थिति जमीनी स्तर पर है उसको देखते हुए मेरे ख्याल से ये जो गति है विनिवेश की, वो शायद थोड़ी और धीमी पड़ सकती है। और जैसे मैंने कहा, मूल्यांकन क्या उभार करके आता है और वित्तीय सलाहकार क्या सलाह देते हैं, इस पर पूरा दारोमदार होगा। हनीवेल ऑटोमेशन के स्टॉक को लेके आए डाक्टर साहब, नंबर अच्छे आए हैं, कैपिटल गुड्स में बाइंग है। कुणाल, हनीवेल ऑटोमेशन के चार्ट्स देखें आप और बताएं क्या इसके अंदर चाल आ सकती है। ये पोजिशनल और HNI फेवरेट स्टॉक है, काफ़ी बड़ा स्टॉक है, 37,000 रुपये का स्टॉक है। इसका 1 साल का ग्राफ दिखाई डाक्टर साहब, लेकिन करेक्टिव फेज में चला गया था। अब क्या इसके अंदर चाल आ सकती है अच्छे नंबर्स पे? कुणाल, हनीवेल ऑटोमेशन। वेल अजय जी, स्टॉक की बात कर रहे हैं तो फिलहाल स्टॉक अभी एक बॉटम पे ट्रेडिंग कर रहा है 35,000 के लेवल पे। एंड अगर टेक्निकल के लेवल से बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, स्टॉक एक अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड कर रहा है, और वो जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो सपोर्ट भी समवेयर अराउंड 35,000 34,500 के अराउंड आ रहा है। तो एक काफी अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जो यहाँ से व्यू बन रहा है वो बाय करके चलने का बन रहा है। नीचे में जो सपोर्ट आएगा 34,500 का सपोर्ट है, जो हम ऐसे यूज कर सकते हैं ना। अगर टारगेट की बात करें तो ऊपर में टारगेट अजय जी, सबसे पहला टारगेट 40,800 का आएगा, 40,800 का टारगेट है। और 40 से 800 का टारगेट जैसे क्रॉस होता है, ऊपर में 44,000 44,000 तक के भी टारगेट हमें हनीवेल ऑटो दिखा सकता है। तो जिस हिसाब से फॉर्मेशन बन रही है, जिस हिसाब से स्टॉक ने अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है, व्यू यहाँ से बाय करके चलने का ही बन रहा है।
ये तो हनीवेल ऑटोमेशन पे व्यू रहा। कुछ और स्टॉक्स जो जिनके नंबर्स आए, स्पेशली क्यूएसआर स्पेस की जब बात हो रही है तो दूसरे ब्रांड्स को भी देख लेते हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, इनके नंबर्स आए और लॉस ही रिपोर्ट हुआ है। इनफैक्ट लॉस बड़ा ही है। क्या ये स्टॉक पे दबाव हो सकता है आज किरण? किरण एक बार रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के चार्ट चेक करें। करेंगे एक बार। किरण प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन रिस्पॉन्ड। ओह माय बैड, सॉरी। सो ओवरऑल अगर हम देखें सो 135 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं हमने देखा कि 83 के आसपास के इसके बॉटम बना है। डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। रिसेंटली हमने देखा था कि कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, और जिस तरह से वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक अपनी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लाइक 20, 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। सो मल्टीपल बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट है। तो जब तक ये स्टॉक 100 रुपीज के ऊपर है, कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में एक रेजिस्टेंस जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो 113 है। जैसे ये लेवल क्रॉस होता है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस यहाँ पे 140 तक एक रैली देख सकते हैं। सो ओवरऑल काउंटर अच्छी एक बुलिश पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। 100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स या करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। प्लेस वैसे फोकस में भी है और अच्छी मजबूती भी नजर आ रही है। इस डिप को खरीदारी का मौका समझे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया या देवयानी इंटरनेशनल। इनफैक्ट देवयानी इंटरनेशनल पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी अभी थोड़ी देर पहले। वामाक्षी में इसके बारे में बता भी रही थी। लेकिन नतीजे जो कि बाजार बंद होने के बाद आए उनमें थर्मैक्स के नतीजे भी शामिल रहे हैं और कुणाल थर्मैक्स के नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिले हैं। रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी हमने देखा सालाना आधार पर, तिमाही आधार पर नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा कंपनी का 53% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। थर्मैक्स के चार्ट्स कल एक्टिव भी थे, अच्छी मजबूती भी थी। यहां से गुड रिजल्ट इंपैक्ट आज कितना दिखेगा? कल थर्मैक्स की बात करें तो 2460 के राउंड का क्लोजिंग है। एंड जिस हिसाब से आज आपने रिजल्ट की बात की है, ओके, लेकिन अगर मैं टेक्निकल लेवल की बात करूँ तो टेक्निकल लेवल पे एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है जो नॉर्मली एक बेयरिश रिवर्सल इंडिकेशन देता है और उसके बेस पे कहीं ना कहीं टेक्निकल के बेस पे 2390 तक की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो जो भी व्यू बन रहा है, ओके, अगर इक्वेशन क्रिएट करें, अगर फंडामेंटल जो रिजल्ट आए हैं वो और अभी जो टेक्निकल इंडिकेट कर रहा है वो, मेरा ये कहना रहेगा कि टाइमिंग के लिए एक बार ये स्टॉक को अवॉइड करें तो सही रहेगा। अवॉइड है ये आपका कॉल। हमारे साथ प्रशांत भी आ गए हैं। बहुत दिनों बाद प्रशांत को से मुलाकात हो रही है। प्रशांत कहाँ थे आप? ट्रैवल कर रहे थे क्या? जी अजय जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका, मानसी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों नमस्कार। तो सोमवार को मैं था अजय जी, एंड इनफैक्ट सुबह जो फर्स्ट कॉल मैंने दी थी वो इंडियन होटल्स थी सोमवार के दिन। तो इस हफ्ते में काफी ऑलमोस्ट टारगेट के लिए गया। उसके पहले हफ्ते में ट्रैवल कर रहा था कसोल और मनाली, थोड़ा मुंबई की गर्मियों से दूर गया था। बैक नाउ, फ्रेश होके आए, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया। जी बिल्कुल। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जो कूल माइंड लगेगा उसके लिए शायद वहां पे जो स्नोफॉल मिला वो हेल्प कर जाए। क्या लगेगा? सॉरी मैं मिस कर गया। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में क्या आएगा? सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक जो कूल माइंड की जरूरत होगी। हाँ ओके, कूल माइंड। तो माइंड कूल करके आए हैं आप। अभी बताइए, तेजी में मंदी में क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं आपके? जी एब्सोल्युटली वन साइडेड बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, जैसा मैंने सोमवार को भी कहा था। और जो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो आज के लिए अच्छे हैं वो होंगे एक्सिस बैंक। यहाँ पे मैं बाय करना चाहूंगा एनी डिप, एनी वीकनेस या करंट प्राइस ऑल्सो। मेरा स्टॉप लॉस होगा 898 स्पॉट में और मेरा टारगेट होगा 945 टारगेट 1 एंड 960 960 टारगेट 2। नेक्स्ट पिक जो एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद डिप लिए वो है मारुति। ओवरऑल ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और इसमें से मैं मारुति इस बार पिक करना चाहूंगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 9030 9030 स्पॉट बेसिस। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 9300 से लेकर 9350 तक का है, बट इसके ऊपर अगर हम क्लोज हो जाते तो शायद अगले महीने में ये स्टॉक और भी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। बट फिलहाल हम लेवल टू लेवल और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बात करके 9030 का स्टॉप लॉस और 9300 से लेके 350 तक के टारगेट। ठीक है, वन साइडेड बाय ऑन डिप्स की रणनीति, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। गौरांग, जिंदल स्टेनलेस एक बड़ा पसंदीदा स्टॉक है। लोग इसे स्टील के साथ भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये है स्टेनलेस स्टील जिसका एप्लीकेशन आजकल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा में बहुत हो रहा है। नंबर थोड़ा नरम आया है, स्टॉक ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ठीक लग रही है। क्या ये अगर कुछ प्रोवाइड करता है
डाउनसाइड। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 6 महीने का ग्राफ देखें तो 300 के ऊपर से थोड़ा घटा है स्टॉक। क्या एक अच्छे वैल्यूएशन जोन में आ रहा है? डॉक्टर साहब 6 महीने का ग्राफ दिखाइए जिंदल स्टेनलेस। अजय, मेरे ख्याल से पूर्ण धातु क्षेत्र एक तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस और लागत खर्च को लेकर के जो मुनाफे के मार्जिन है वहां पर हमने दबाव इस वक्त ही नहीं, इस तिमाही में ही नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 2 या 3 तिमाही से ये लगातार आपको नतीजों के आधार पर थोड़ा बहुत निराश करता हुआ आया है। 1 या 2 कंपनी होगी जिसने बेहतर विकल्प आंकड़े लेकर के आए और रुझान बेहतर के लिए दिया है। तो हो सकता है ये जो खबरें को लेकर के शायद थोड़ा बहुत दबाव आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली मजबूत और सक्षम कंपनियों में निवेश की राय होगी। अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है, क्योंकि अजय धातु क्षेत्र में सुधार आने के लिए एक तो स्थानीय रूप में जो खपत है उसको बढ़नी पड़ेगी, फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम ऊपर की तरफ जाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल या फिर लागत खर्च को नीचे आना पड़ेगा, और खास करके जो चाइना से खबरें आती हैं वहां पर सकारात्मक सा रुझान आए तो मेरे ख्याल से यहाँ छवि कुछ बेहतर हो सकती है। और राइट, ठीक है गौरांग, ये आपका व्यू रहेगा। अब हमारे साथ पंकज पांडे हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा में जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं कि वो कौन सी 2 कॉल्स लेकर आए। गुड मॉर्निंग पंकज, बताएं कौन से हैं 2 स्टॉक्स आज आपके रडार पर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो पहला स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 410 है। आई थिंक पिछले 1 साल में स्टॉक ने कोई बहुत रिटर्न दिया नहीं है, करीब 10-11% का ही रिटर्न है। हालांकि हमें इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे लगते हैं। इसकी ऑर्डर बुक जो है करीब 17,800 की है एंड 2.6 टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ पे ट्रेड करता है। जनरली हमने देखा है कि ओवरऑल रोड प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, बट ये कंपनी उतना अच्छा नहीं किया है। एंड इसका जो 1/3 ऑर्डर बुक है वो वाटर से आता है, जो कि जल जीवन मिशन से इम्पैक्ट करता है। Q4 में इसने करीब 4,000 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं, तो वो भी अच्छा है। रिजल्ट में देखें तो करीब 5% का हम टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं, मार्जिन थोड़ा बढ़ के आएगा करीब 13.2% एंड बॉटम लाइन का ग्रोथ करीब 18% होगा, तो 170 करोड़ का। आई थिंक जो हमें लगता है कि जो ट्रिगर है जिसकी वजह से ये स्टॉक बेटर कर सकता है वो ये है कि इसके जो हैम प्रोजेक्ट्स हैं, बीओटी प्रोजेक्ट्स हैं, उसका मोनेटाइजेशन कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में इंडिकेट किया था। करीब कंपनी ने 1550 करोड़ उसमें डाले हुए हैं, और हमें लगता है कि इधर पे कंपनी अगर मोनेटाइज कर पाएगी तो उससे ये होगा कि उनका जो ऑर्डर बुक है, लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और वो एक जो ट्रेजेक्ट्री है वो शिफ्ट हो सकती है, तो बड़े ऑर्डर ले पाएंगे एंड उसकी वजह से उनका टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ बेटर रहेगा। हालांकि हम अभी वो नंबर्स में नहीं ले रहे, हमारे हिसाब से करीब 13% का टॉप लाइन ग्रोथ आना चाहिए एंड करीब 18% का बॉटम लाइन ग्रोथ आना चाहिए। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगले कुछ समय में जैसे ही इसका मोनेटाइजेशन का न्यूज आएगा तो ये स्टॉक को बेनिफिट करेगा, और ये स्टॉक उसे अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस करना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो M&M फाइनेंस है। M&M फाइनेंस पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो ओवरऑल ये स्टॉक काफी प्रेशर में था। 2-3 वजह थी। एक तो ग्रोथ काफी कम थी, एनआई ग्रोथ देखेंगे तो सिंगल डिजिट में थी, एसेट क्वालिटी कंसर्न्स थे, बट अभी कंपनी ने थोड़ा ट्रेजेक्ट्री अपना चेंज किया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा टर्न अराउंड होगा। एक तो उसमें लीडरशिप चेंज एक्सपेक्टेड है अगले 1 साल में। दूसरा है कि कंपनी ने एक 2025 का प्लान दिया है। तो ये नॉर्मली आपका व्हीकल फाइनेंस में रहता था, जिसमें यूज्ड प्लस न्यू व्हीकल्स ये फाइनेंस करते थे, एंड बट नाउ अभी कंपनी जो है माइक्रो फाइनेंस से लेके छोटे लीसिंग वगैरह ये सब एरिया में जा रहा है, प्लस नए ज्योग्राफी में जाएगा, प्लस जो इनका 2025 का प्लान है उसके हिसाब से ये कंपनी अपना जो AUM है वो डबल करने के का मन बना रही है। दूसरा है कि जो इनका कॉस्ट एफिशिएंसी है वो बेटर लग रहा है। देन आगे जाके ये भी है कि इनका जो एसेट क्वालिटी कंसर्न्स है वो भी बेटर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये स्टॉक है करीब 1.7 पे ट्रेड करता है, नॉर्मल टाइम्स में 2 टाइम बुक पे ट्रेड करता था। अगर ये नंबर्स इनके आगे जाके सुधरना चालू होंगे तो हमें लगता है कि इसका थोड़ा री रेटिंग के पॉसिबिलिटीज निकल के आते हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 330 है।
शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुनाफे का फंडा कॉल्स देने के लिए। तो M&M फाइनेंस और PNC इंफ्रा, ये दो स्टॉक्स हैं मुनाफे का फंडा पिक्स के तौर पर पंकज की तरफ से। लेकिन किरण, एरोस्पेस एंड डिफेंस स्पेस पर लगातार हम बात कर भी रहे हैं और इस स्पेस में स्पेस लीडर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की लगातार बातचीत होती है, लेकिन आज MTAR टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पर आप राय दीजिए, क्योंकि कंपनी के नतीजे काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। कंपनी की आय में 99% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफे के फ्रंट पर करीब 56% की तेजी हम देख रहे हैं और इनफैक्ट अगर इसके चार्ट्स भी देखेंगे, महज एक महीने में हमने देखा है कंपनी के स्टॉक प्राइस ने ऑलमोस्ट 1800 से 2000 का सफर तय किया है। चार्ट्स कल भी करीब 5 से 6% की मजबूती दिखा रहे थे। किरण, सो MTAR टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस काउंटर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमने देखा। 2500 तक के हाई बने, वहां से काउंटर एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन और साथ ही साथ टाइम करेक्शन आ चुका है। हमने देखा था कि जुलाई 2022 में इसने बॉटम बनाया 1250 के आसपास, वहां से स्टॉक स्लोली ग्रेजुअली अब 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे 1800 के आसपास हमने देखा था, वहां से स्टॉक अभी 2000 के ऊपर है। ये रैली लग रहा है कि कंटिन्यू हो सकती है, तो कोई भी डिप आता है डेफिनेटली इसमें हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1900 का एक अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, तो कोई भी डिप आता है 1900 तक हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1850 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 2300 तक डेफिनेटली हम MTAR को देख सकते हैं। तो बाय टिप्स की सलाह रहेगी 1850 के स्टॉप लॉस के साथ। TVS मोटर्स को लेके आइए डॉक्टर साहब। TVS मोटर्स में एक EV का ट्रिगर भी है, काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट स्टॉक 1250 करीब आ चुका है। एक तो मार्जिन एक्सपेंशन होता गया, लास्ट पिछले क्वार्टर में लगातार मार्जिन एक्सपेंशन हुआ वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने अपने EV जो ऑफरिंग्स हैं बड़ा अग्रेसिव लॉन्चेस किए हैं। एक साल ग्राफ दिखाई डॉक्टर साहब। इनफैक्ट अगर आप प्योर वैल्यूएशन की बात करें तो ये बाकी दोनों टू व्हीलर्स से प्रीमियम पे भी चला गया है, इसलिए कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इसकी चाल में कोई कमी नहीं आई है, कोई कमजोरी नहीं आई स्टॉक में। ये देखिए 52 वीक हाई पे बैठा हुआ स्टॉक डबल हो चुका है 1250 के भाव पे। गौरांग, कैसे देखते हैं आप ये वैल्यूएशन? अभी भी यहाँ से बन रहा है केस, क्योंकि ग्रोथ तो कम हो नहीं रही है, मार्जिन भी काफी मजबूत चल रहा है, या पुल बैक करे किसी पर्टिकुलर लेवल्स पे आपको लगता है कि ये बेटर बाय बनेगा? एक बहुत ही शानदार स्टॉक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के रूप में उभरा है TVS मोटर्स, और अपने प्रतिस्पर्धियों को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया था। जहां तक रही बात हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो की, EVs को लेकर के जो करार किया है उससे वो मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में काफी सारे लॉन्चेस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के रूप में आपको आते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर अजय, मेरा मानना ये है कि रॉनिन के साथ साथ बहुत जल्द आपको एक नई मोटरसाइकिल जैपलिन, जो कि V शेप टर्बो इंजन इंस्टॉल होगा, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको आते हुए दिखेगा, और ये एक हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल होगी। 1260 के आसपास अगर आप मुझे ये पूछे क्या नया निवेश करना चाहिए, तो हम अक्सर ये राय देते हैं कि आप इंतजार न करें, शुरुआत कीजिए, लेकिन पूरी ताकत लगा करके पूरी पूंजी एक ही समय पर निवेश मत कीजिए। 40%, 30%, 40% जो भी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है उसके आधार पर आप शुरुआत तो कीजिए, और अगर गिरावट आती है आने वाले समय में तो और जोड़ने की क्षमता रखें। हमारा ये मानना है कि ये एक उभरता हुआ स्टॉक है टू व्हीलर सेगमेंट। ओके, ठीक है, देखना होगा कि टू व्हीलर स्पेस में अभी प्राइस एक्शन कैसा देखने को मिलता है, EV और नॉन EV, जब स्पेशली जब गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, बात कर रही है कि शायद सब्सिडी जो है वो कम कर दी जाए टू व्हीलर EVs पर। ठीक है, इंटरेस्टिंग होगा ये स्पेस, वॉच आउट करना। लेकिन आज और दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें नंबर्स आए, नंबर्स बेसिस पे एक्शन हो सकता है? एक्शन स्टॉक्स पूजा हम तक लेकर आई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पूजा, बताएं। जी, सबसे पहले बात करते हैं जेके टायर के नतीजों की। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे और FY23 में रिकॉर्ड रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है। आय में 10% की ग्रोथ, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखिए वहां पर 65% की ग्रोथ, मार्जिन 6.9% से बढ़कर 10.3% पर आए हैं और मुनाफे में 3 गुनी बढ़त देखने को मिली है। तो आज जेके टायर पर नजर रखिए। MTR के भी नतीजे काफी शानदार नजर आ रहे हैं। आय में 99% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 77% बढ़ा है कंपनी का, और मुनाफे में भी 56% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। जिंदाल स्टेनलेस के भी नतीजे अच्छे लग रहे हैं। आय में 8% की ग्रोथ है, मुनाफा 40% से बढ़ा है कंपनी का, और मार्जिन भी देखेंगे तो 9.6% से बढ़कर 11.7% के कंपनी ने दर्ज किए हैं।
अब बात करते हैं कुछ कमजोर नतीजों की, जिसका कि असर आज स्टॉक पर भी दिख सकता है। वर्लपूल के नतीजे कमजोर आए हैं। आय में गिरावट आई है 2% की, मुनाफा 25% घटा है कंपनी का, और कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर करीब 29% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। और एक और कैश सेगमेंट से कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज, यहां पर भी नतीजे काफी कमजोर है। मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी, और कामकाजी घाटा भी इस बार कंपनी ने घोषित किया है। पिछले साल के मुनाफे के सामने आय में 36% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की। पूजा, शुक्रिया आपका ये सारे एक्शन स्टॉक्स हमें बताने के लिए। नतीजों का सीजन चल रहा है, इसी के चलते एक्शन स्टॉक्स कैटेगरी में भी सारे के सारे नंबर्स से रिलेटेड शेयर्स जेके टायर के मैनेजमेंट से हम थोड़ी देर में बात भी करने वाले हैं। लेकिन इस बीच आज सुबह जब निकुंज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये बताया कि ग्लोबल मार्केट्स में चैलेंजेस जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन भारतीय बाजार में चिंता या बड़ी गिरावट के आसार इस वक्त नजर नहीं आ रहे, और नतीजों से ठीक पहले निवेशकों को SBI और ITC जैसे शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। आइए सुनते हैं। निफ्टी 300-325 पॉइंट करीब ऊपर से गिर चुका है, तो क्या ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट है? मुझे लगता है अच्छी एंट्री पॉइंट है, बिकॉज जिस प्रकार से ट्रेंड हमें उभर के आ रहे हैं, भले FI के बाइंग हो, DI के बाइंग हो, ग्लोबल स्ट्रेंथ हो, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर बड़ी डिप्स नहीं आएंगी। मार्केट के अंदर बड़ी डिप आने के लिए कुछ ऐसा परिवर्तन होना पड़ेगा जो भी हमें पता नहीं है। सपोज US में कोई खराब खबर आ जाती, चाइना से कुछ खराब खबर जाती, ऑयल मार्केट में कुछ हो जाता। विद द करंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, आई थिंक nobody is interested in booking profits. और जब बायर एब्सेंट, जब सेलर एब्सेंट हो जाता है, तो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर बड़े करेक्शंस नहीं आते हैं। इस मार्केट को गिराने के लिए या तो कोई बड़ी खबर चाहिए, बुरी खबर चाहिए, या फिर वैल्यूएशन उस लेवल पर आए जहाँ की मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, मार्केट्स हैव टू बिकम हम्टी डम्टी। अभी मार्केट हम्टी डम्टी लेवल पर नहीं पहुंचे, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक ऑल टाइम हाई पर नहीं है, और वहाँ पे नंबरों में मुझे कुछ खराब बात नहीं दिखती है। ROA बेहतरीन हो चुकी है, क्रेडिट क्वालिटी बेहतरीन हो चुकी है, कासा उनकी बढ़िया चल रही, क्रेडिट ग्रोथ उनकी बढ़िया चल रही, 14 से 16% क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो खराब खबर नहीं दिखती है। सेक्टोरल रोटेशन विद इन द बैंक निफ्टी की वजह से SBI अंडर परफॉर्म कर रहा है। SBI की सारी सब्सिडीज फुल फायर कर रही है अभी, तो अनटिल एंड अनलेस कोई आज ऐसी खबर खारा साहब बोलते हैं कि भाई ROA नीचे रहेगा, प्रोविजनिंग में कुछ गिरावट आती है, तो मुझे नहीं लगता है कि SBI के नंबर के बाद बड़ी गिरावट स्टॉक में आनी चाहिए। ITC एक मिरर इमेज है। ITC इस साल 25% ऊपर गया, 14% एक आंकड़ा है जिससे मार्केट कह रहा है वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए। FMCG की जो ग्रोथ रहेगी, शायद मार्जिन ठीक ठाक रहे, तो ITC में नया क्या आएगा? 13-14% वॉल्यूम ग्रोथ पता है आपको। स्टॉक भाग चुका है, 250 रुपये 1.5 साल पहले था, 250 का 400 के ऊपर है, 25% इस साल ऊपर चला है, महंगा हो चुका है। तो ITC में जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता है, शॉर्ट टर्म में सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टॉक की मुझे लगता है थोड़ी कंसर्न हो सकती है। या तो आकर के वो बोले हम होटल बिजनेस डिमर्ज करना चाहते हैं, ऐसी कोई नई बात बोले तो ठीक है, नहीं तो ITC विल नॉट बी द बेस्ट ऑफ द स्टॉक। ये ITC की बात हो रही है, चार्ट चेक एक बार बनता है ITC का रिजल्ट के पहले। बाजार में इसमें स्टॉक में करंट तो बिल्कुल है, और आज भी 0.5% हरे निशान में खुलते हुए 430 की तरफ जा रहा है। किरण, ITC इस भाव पे एंटर करना चाहिए अगर मैं पोजीशनल कॉल लूं? क्योंकि पिछले साल भी जिसने 6-8 महीने रोल की पोजीशन, अगर आपने एक लॉट भी लिया और आप रोल करते गए पोजीशन, तो आपको 180 वाला 400 में खप गया। क्या ये वापस आ रहा है उस डायरेक्शन में? सो ITC की अगर हम बात करें तो 435 के आसपास एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी। कहीं ना कहीं हमने देखा कि 416 415 के आसपास 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ हम देख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम के साथ, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो वहां पे भी एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है, और मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर एक हिडन डाइवर्जेंस भी बना है। तो कहीं ना कहीं 415 या 416 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के हम डेफिनेटली इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है रिजल्ट के टाइम पे हम वॉलेटिलिटी जरूर देख सकते हैं। सो कोई भी डिप आता है 420 तक हमें मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 414 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 435 रहेगा, जैसे ही 435 क्रॉस करेगा 450 तक के एक लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए डेफिनेटली आप 414 के स्टॉप लॉस से ITC लॉन्ग कर सकते हैं। IT स्टॉक्स पे कल काफी गिरावट आई थी, कुछ कह रही प्रियंका? नहीं, मैं तो कुछ और स्टॉक्स देख रही थी जहाँ स्टीप वैल्यू दिख रही है। कहाँ वैल्यू दिख रही है आपको? एम्बर एंटरप्राइज के वॉल्यूम्स में चेक कर रही थी, और इनफैक्ट आप देखिए जेफरीज की बुराई रिपोर्ट भी आई है उन पर। कल आप जब नहीं थी ना, स्टीप डिस्काउंट पे मिल रहा है। कल आप जब नहीं थी तो एम्बर, केन्स और डिक्सन 15% ऊपर थे। केन्स के मैनेजमेंट से वापस से रियलाइज किया कि डिस्काउंट पे बहुत मिल रहा है, कि EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में बहुत बड़ी हो सकती है। और नतीजे ये सिरमा SGS जो है वो भी बहुत अच्छा चल रहा था।
तो अभी भी देखिए ये भाव घट गए और वापस से एक नई वेव इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की आ गई, केन्स के आ गए, रिजल्ट अच्छे। लेकिन साहब ये चारों स्टॉक्स जो प्रियंका के फेवरेट है इस समय रेडार पे आ रहे हैं। देखिए हमारे लिए तो स्टॉक वो रेडार पे जो ट्रेडर्स जहां पैसा बन जाए, जो ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दे दे। जरा एक साल के चार्ट दिखाइए इन सब के, उसके बाद हम ये डिस्कशन आके लेके चलते हैं। सिरमा एसजीएस, कई लोग तो इसके आईपीओ के बारे में जानते भी नहीं कि ये देखिए 52 हाई, 350 वाला घट के 250 तक गया था, अब वापस आया। अब लेके आइए केन्स, लेके आइए डिक्सन, लेके आइए एम्बर, तीनों लेके आइए एक साल के। ये देखिए वैल्यू था। कौन सी रिपोर्ट है ये जेफरीज की रिपोर्ट कह रहे हैं वैल्यू कह रहे हैं कि स्टीप डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस पर नजर होनी चाहिए। ठीक है, एक बार एम्बर एंटरप्राइज पर देखें कि फॉलो बाइंग आज भी पॉसिबल है। 15% जब कल चल गया प्रशांत, तो आपको लगता है कि आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर आपको लगता है कि वॉल्यूम इतने स्ट्रॉन्ग है, शायद हो सकता है आज भी यहाँ बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए? प्रशांत बना हुआ है वो एक इनडिसिसिव पैटर्न है, और मुझे लग रहा है कि ये जो गैप अप है यहाँ पे चेस नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए। अब ये 2170 पे कल क्लोज हुआ था, मेरे हिसाब से अगर हमें 2080-90 के जोन तक मिल जाए तो ये एक डिसेंट बाय होगा। फिलहाल मैं इसको चेस तो नहीं करना चाहूँ, से वॉच लिस्ट में रखे। फिलहाल कोई बाइंग की राय नहीं आ रही है। लेकिन बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आज वामाक्षी कौन सी बोल्ड ब्रोकरेज लेकर आई हैं, आइए उनसे जानते हैं। वामाक्षी बताइए कौन सी है आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज? जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है केफिन टेक के ऊपर। कोटक की तरफ से रिपोर्ट आई है, इनफैक्ट उन्होंने कवरेज शुरू की है ये काउंटर पर, और उनका मानना है कि ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। काफ़ी मल्टीपल ग्रोथ लिवर्स नज़र आ रहे हैं उन्हें, और इनफैक्ट कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है ग्रोथ को एक्सेलरेट करने की, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी स्केल बिल्डअप करने में। हेल्दी फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन भी है, और इनफैक्ट इसी के चलते वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY24 से 26 तक 15% EPS कैगर कंपनी पोस्ट कर पाएगी। तो ओवरऑल कोटक की तरफ से खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू हुई है ये काउंटर पर, टारगेट प्राइस 400 प्रति शेयर के साथ। टेक पर आप कोटक सिक्योरिटीज की इस रिपोर्ट पर नजर जरूर रखें, वामाक्षी ने जो कंपाइल किया। लेकिन एक खबर हम तक अब शरद भी लेकर आया, साउथ इंडियन बैंक पर आज क्यों फोकस होना चाहिए, आइए समझते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, साउथ इंडियन बैंक जो है फोकस में रहने वाला है, और हमारी जो है सोर्सेस से पता चल रहा है कि बैंक ने जो आइडेंटिफाई कर लिया है कैंडिडेट को एमडी के पोजीशन के लिए, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि जो एमडी हैं वो ऑलरेडी करंट लीडरशिप क्रॉप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आने वाले हफ्तों में जो है एक पूरी फॉर्मल अनाउंसमेंट भी आने वाली है। इसके अलावा एमडी CEO मुरली रामकृष्णन ऑलरेडी ग्रूम कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं इनकमिंग कैंडिडेट को, और बोर्ड की भी एक बैकिंग आई है कि इंटरनल हायर हो सके। इसके अलावा याद रखिए जो इंडिविजुअल है उनका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस बैंकिंग सेगमेंट में देखने मिला, और सेलेक्ट फंड हाउसेज ने भी जो है बैंक के साथ बातचीत की है जहाँ पे उनको सक्सेशंस का हिंट देखने मिला है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फोर्थ क्वार्टर में बहुत अच्छे नतीजे आए थे, और एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला था। अगर 12 मंथ टारगेट प्राइस ब्लूमबर्ग की देखें तो अभी लगभग 20 रुपये प्रति शेयर है, यानी कि यहाँ से भी 20% का रिटर्न पोटेंशियल दिख रहा है जो एनालिस्ट कह रहे हैं। और इसके अलावा अगर जून लो से देखें लास्ट ईयर, तो स्टॉक में 120% का जो है इजाफा देखने मिला है। बिल्कुल शायद, शुक्रिया आपका ये खबर हमें बताने के लिए। तो साउथ इंडियन बैंक क्या खबर है सेगमेंट में, आज फोकस में है। तिमाही नतीजों से लेकर परफॉर्मेंस की अगर बात करें, और साथ ही अब एमडी पद के लिए उम्मीदवार का चयन हो चुका है, ये लेटेस्ट ट्रिगर हमें मिलता हुआ। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे बैंक्स फाइनेंशियल्स में साउथ इंडियन बैंक हम देख रहे हैं एक न्यूज फ्लो है, और प्री ओपन में करीब आधे से 1% की तेजी। जी मानसी, मैं ओवरऑल जो छोटे PSU बैंक्स हैं इन पे काफी बुलिश हो, चाहे JNK बैंक हो, यूनियन बैंक हो, साउथ इंडियन बैंक हो। मुझे लग रहा है इनको, बट इन्हें वन गो में नहीं लेना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। अब ये करीबन 17 पे इस रेंज में, यानी 15 से लेके 20 इस जोन में इसको एक्यूमुलेट कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि ये अगले 1.5 साल में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, ऑलराइट। ये तो साउथ इंडियन बैंक की बात हुई। कल दूसरे बैंक्स में IDBI बैंक में भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम था, स्टॉक अच्छा चला भी है। और बैंक्स को आप देखें
44,000 के ऊपर आपको इनफैक्ट बैंक निफ्टी आज खुलने की उम्मीद लग रही है, तो बैंक्स पे बड़ा फोकस होना चाहिए। एसबीआई के नंबर्स भी हैं, कौन सा बैंक आपके रडार पर होगा कुणाल? वेल, बैंक की बात करें तो पहले भी हमने बैंक के ऊपर हमारा व्यू दिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, कैनरा बैंक का हमने यहाँ पे व्यू दिया था ना। इस लेवल पे अगर कोई पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक की बात करूँ जो जिसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम मुझे देखने को मिल रही है, कोटक में पहले भी व्यू दिया था। कोटक बैंक में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली रिसेंट डेज में। प्री ओपनिंग में अभी 1924 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जो व्यू बन रहा है वो बाय करके ही चलने को बन रहा है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का व्यू हमने कैरी किया हुआ है। 1924 जो ओपनिंग है उसी के लेवल पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। नीचे में जो एसएल रहेगा वो एसएल रहेगा हमारा 1860 का। ओके, नाउ टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट में ऊपर में अभी जो रिसेंट हाई बनाया है 1980 का, वो उसका पहला टारगेट होगा। एंड जैसे ही ये लेवल क्रॉस करता है मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। एंड अकॉर्डिंग दैट मैं कहूंगा कि कोटक बैंक ही बाय करके चलने की सलाह है 1860 के एसएल के साथ। रह गए MM फोर्जिंग को भी दिखा दीजिए, क्विक चैट कर लेते हैं कुणाल से, इनफैक्ट किरण से। किरण, नंबर अच्छे आए बाजार में, इस पर बड़ी रुचि है, क्या इस लेवल बनता है? 4 रुपए ऊपर खुल रहा है 920 पे। MM फोर्जिंग राइट, इसका 1 महीने का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब। सो MM फोर्जिंग की अगर हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर है 910 और नीचे में आप सपोर्ट देखोगे तो 810। 100 रुपए की जो रेंज है उसको कहीं ना कहीं कल हमने एक देखा कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया हुआ है। साथ ही साथ कल जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर एंटर हुआ है, लग रहा है कि ये ठीक है। तो कल के एक लास्ट के आधे घंटे की जो रिकवरी थी वो मार्केट के आज काम आएगी, और आज सुबह तो गैप भी आपको मिल रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स आपके हक में है। नेस्डैक 12,500 लगा दिया, 3 महीने का लंबा कंसोलिडेशन का उसके बाद ब्रेकआउट है। आज आईटी बैंकिंग दोनों को ध्यान रखना होगा। आज शुरुआत में देखें तो 1200 शेयर इस समय आपको प्लस में दिख रहे हैं और करीब 177 शेयरों के अंदर आपको फिर शुरुआती नुकसान देखने को मिल रहा होगा। 18,200-250 के आसपास की मोमेंटम है, यानी कि आज 84 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट अपने जो मीन एवरेज है 18,200 उसके ऊपर आके खुला है। ये मार्केट की रेंज है 18,400 से लेकर 18,000 के बीच में, उसका एवरेज प्राइस से ऊपर का है, यानी कि आपका कन्विक्शन फिर से हाई हो गया। रिलायंस इंडस्ट्री शुरुआत में आपकी थोड़ी हेल्प कर रहा है, आज ये 0.5% ऊपर है, लेकिन ध्यान रखिए 2400 से लेकर 2420 से लेकर 2500 की रेंज ये नो ट्रेड रेंज है। ज्यादातर एनालिस्ट का ये व्यू पॉइंट है। शुरुआत में जिन शेयर्स ने और दबदबा संभाला हुआ है, एक बार जरा बैंकिंग स्टॉक्स लेके आ सकते हैं, इंडसन, कोटक, HDFC, ये तीनों, और इनफैक्ट SBI भी, SBI के नंबर कोटक के स्ट्रक्चर के हिसाब से और HDFC वेटेज के हिसाब से आज बैंक निफ्टी की काफी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा मेटल काउंटर्स आप देख पा रहे थे पिछले 2-4 दिन से टूट रहे थे, स्पेशली JSW स्टील, आज शुरुआत में उसमें पुल बैक आ गया। टाटा मोटर्स की स्ट्रेंथ वापस से बरकरार है। बजाज ग्रुप के 2 शेयर्स लीड कर रहे हैं फिर से, बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो। इसके अलावा हिंडाल्को भी मेटल्स में आप जोड़ सकते हैं। सबकी निगाह इस चीज पे है कि मेटल IT कंपनीज क्या करती हैं, क्योंकि अगर आप नेस्डैक में देखें वहां पे 3 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, 12,500 पे नेस्डैक पहुंचा है। आज इन्फोसिस, TCS वापस हल्की बढ़त आपको दिखा रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स भी थोड़े एक्टिव हैं आज शुरुआत में ही, इनमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2 व्हीलर सेगमेंट में हीरो और बजाज दोनों का कॉम्बो आपको आज दिखेगा। सेंसेक्स इस बीच 62,000 के दहलीज पे आकर रुक गया है और बैंक निफ्टी के पास भी आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुल मिला के मार्केट की आज ओपनिंग फिर से ही IT, ऑटो और काफी हद तक मेटल्स के दम पर चल रही है। ये पुल बैक के ट्रेड है और जो स्ट्रेंथ वाला सेगमेंट है वो है बैंकिंग, वो वापस से अपनी शुरुआत संभालते हुए दिख रहा है। तो कुछ ये ट्रेड शुरुआत के हैं। मिड कैप के अंदर क्या हो रहा है ये आपको बता रही है मानसी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए अच्छी शुरुआत मिड कैप इंडेक्स में भी होती हुई दिख रही है। और मिड कैप IT पैक को देख लीजिए, मिड कैप रियल एस्टेट स्पेस देखें, IRFC, RVNL जैसे चार्ट्स भी हैं। JK टायर और अपोलो टायर पर भी नजर रखें क्योंकि टायर स्टॉक्स पर लगातार फोकस है। अच्छे नतीजे आते हुए दिखे और इसी के दम पर हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन यहाँ पर भी डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप बैंकिंग प्लेस पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि बैंक्स फाइनेंशियल्स में छोटी मझौली कंपनियां जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे। अच्छी मजबूती के बीच इंडियन होटल्स के चार्ट्स भी नजर आ रहे हैं। प्रशांत की कॉल और इस कॉल में भी अच्छा एक्शन इस वक्त डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे AB फैशन, देवयानी इंटरनेशनल पर आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी और मिड कैप में टॉप गेनर्स की कैटेगरी में ये स्टॉक भी सबसे सामने आपको नजर आएगा। स्मॉल कैप की अगर बात करें, ब्रॉडर इंडस्ट्रीज में अच्छा एक्शन नजर भी आ रहा है। इसमें फर्टिलाइजर स्पेसेस हैं, चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक, KRBL, करुण
वेस्ट बैंक और साथ ही रेणुका शुगर लगातार चीनी शेयरों की मिठास भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसमें रोड एंड इंफ्रा को भी जोड़ लीजिए। आरबी इंफ्रा, एनबीसीसी जैसे काउंटर्स हैं जिनमें आज अच्छा एक्शन। तो मिड कैप और स्मॉल कैप की शुरुआत भी आज मार्केट में अच्छी होती हुई नजर आ रही है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे। चलिए कुछ ओपनिंग ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। किरण, जल्दी से बताइए, बाजार जो खुला है, क्या ओपनिंग ट्रेड आपके सामने आ रहा है इस समय स्क्रीन पे? सो ऑलरेडी हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, भारतीय एयरटेल के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। ऑलरेडी गैप अप के साथ ट्रेड कर रहा है, कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है या करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कर सकते हो। एक जो स्टॉप लॉस हमने सुबह 779 का दिया था, उसको आप मॉडिफाई करके 784 करके करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा, आईटी के अंदर आप दे सकते हो। आईटी में आप टीसीएस है, इंफोसिस है, यहाँ पे एक काउंटर ट्रेड ले सकते हो कि अगर यहाँ से मार्केट संभलता है या तो मार्केट गिरता भी है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईटी में एक काउंटर बेट ले सकते हो। तो जैसे टीसीएस 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल का जो लो था 3190 के आसपास, वो स्टॉप लॉस रख के हम टीसीएस में भी लॉन्ग सोच सकते हैं। तो टीसीएस है, भारतीय एयरटेल, ओपनिंग ट्रेड्स में आप ध्यान रख सकते हो। ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? कुणाल, आपके ओपनिंग ट्रेड्स? या संजय जी, ओपनिंग ट्रेड की बात करें, जिस हिसाब से अभी फिलहाल मोमेंटम देखने को मिल रही है, एक स्टॉक है जिसमें मुझे काफी अच्छी मोमेंटम लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कैरी होते हुए देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है वॉक फार्मा। फिलहाल 175 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड काफी अच्छा बॉटम स्टॉक ने बना दिया है। तो वॉक फार्मा फिलहाल यहाँ से लेने की राय बनेगी मेरी। 175 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बाय करने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो हम एसएल मेंटेन करेंगे वो रहेगा 169 का। टारगेट की बात करें तो 180 का पहला टारगेट है और मुझे लग रहा है कि आज के ही दिन वो 180 का टारगेट ये काउंटर छू सकता है। जैसे ही 180 क्रॉस करता है, 187 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, लेकिन तकरीबन 60% तक की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। तो व्यू वॉक फार्मा फिलहाल यहाँ से बाय करके चलने की सलाह है। मैंने सोचा ये कौन सा नया आईपीओ आ गया क्या, कहीं वॉक फार्मा, वॉकहार्ड है ये पुराना, लेकिन आप उसका रिक कोड पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, वॉकहार्ड काफी दिनों बाद आपके रेडार पे आता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत, आपके ओपनिंग ट्रेड्स? जी, मैंने ट्रेड्स सजेस्ट किए थे उन्हीं के साथ बना रहूंगा, जो कि मारुति और एक्सिस बैंक है। मुझे लग रहा है ये स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। उसी के साथ अगर एक स्टॉक मेरे रडार पे जो आ रहा है वो होगा फिटलाइट। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी डिप आई, करीबन 2550 के आसपास है और एक गैप सपोर्ट है यहाँ पे 2525 के आसपास। तो उसको स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लग रहा है अच्छी ओपनिंग है और यहाँ से शायद ये 2575-80 तक के जोन तक भी जा सकते। राइट। गौरांग, ये सिरेमिक कंपनी जो है, जब से कजारिया के नंबर्स आए चल रहे हैं, सिरेमिक का बॉटम बन गया क्या? ये सेरा, सोमानी, ओरिएंट, बेल, कजारिया, इसमें आपको रुचि है किसी स्टॉक पे? तो यहाँ पर ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो सुधार होता है, वो जो ये एंसिलरी कंपनियां होती है जो कॉम्प्लीमेंट करती है रियल एस्टेट सेक्टर को, मिसाल के तौर पर सिरेमिक कंपनीज हो गई, सैनिटरी वेयर कंपनियां हो गई, पाइप्स एंड फिटिंग्स की जैसी कंपनियां हो गई, पेंट इंडस्ट्री हो गया। तो एक कंपनी, एक या दो कंपनी जो पसंद आती है इस क्षेत्र में से, एक तो है सेरा, एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है सेरा। और जिस प्रकार से फॉसेट सेगमेंट्स में इनकी हाई एंड कैटेगरी जो है उसमें जो मार्केट शेयर है वो बहुत बढ़िया है। तो एक तरफ आपका जो न्यू ऑर्डर मार्केट है वो बहुत मजबूत है और दूसरी तरफ जो रिप्लेसमेंट मार्केट हम कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम रीडेकोरेट करते हैं हमारे घर को और बाथरूम्स को, तो डेफिनेटली वहां पर नए फिटिंग्स लगते हैं, तो वो एक रिप्लेसमेंट मार्केट जो भी काफी मजबूत है। और सेरा और कजरिया सिरामिक्स, ये दो नाम है जो हमें पसंद आते हैं। दो में से एक चुनना होगा तो जाहिर है मैं सेरा को ज्यादा पसंद करूंगा। और पेंट इंडस्ट्री में भी मेरे ख्याल से इसी तरीके से आपको बेहतर रुझान होता है। और कच्चे तेल के दाम नीचे आ रहे हैं, वो एक सकारात्मक रुझान है। तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स, ये जो कॉम्प्लीमेंटली या फिर एंसिलरी सेक्टर्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, और रियल एस्टेट सेक्टर हमारा मानना है कि आगे जाके बहुत बेहतर परफॉर्म करें। राइट। कुछ और ट्रेड्स डिस्कस करते हैं आज सेक्टर वाइज। तो आपको मेटल सबसे तेजी में दिख रहा है बिकॉज ऑफ वेदांता की जो ग्लोबल फंड से रेज करने की न्यूज़ है, प्लस डिविडेंड, और साथ ही आपको JSW स्टील यहाँ पर अच्छी मूव दिख रही है। इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही आपको मेटल्स में दिख रही है। प्रशांत, वेदांता या JSW स्टील, इस पर किसी का नजर होगी किसी स्टॉक पर? जी, काफी वक्त से ध्यान में रखा था मेटल्स पे, बट वो परफॉर्मेंस दे रही थी। अभी मुझे लग रहा है इस लेवल पे अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली
वेदांता मुझे अच्छा लग रहा है, बट एक रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, यहाँ पे वेट करना होगा। वो रेजिस्टेंस है 285, तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आज के लिए वेट करूंगा। इसको 285 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, जहां भी क्लोज हो, 286, 287। उसके बाद कल मैं एंटर करूंगा, जिस दिन क्लोज हो उसके नेक्स्ट दिन मेरा स्टॉप लॉस होगा 280, और फिर मैं 300 के लिए होल्ड करूंगा। तो एज ऑफ नाउ मैं एक दिन की इस रैली को थोड़ा वेट करूंगा और क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग बेसिस पे डिसीजन लूंगा। ओके, अभी आप वेदांता पे एंटर नहीं करेंगे, पर जो दूसरे बैंक्स हैं जहां आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है उसमें एक्सिस बैंक भी है और आईटीसीबी बिफोर द नंबर्स लगभग 1% की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मेटल पैक में दूसरे जो कुछ और काउंटर्स हैं, हिंडाल्को में भी अच्छी मूव दिख रही है, तो मेटल्स पर आज नजर रखते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बैंक्स की जो तेजी है लगभग 44,000 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी दिख रहा है। एक्सिस हो, HDFC ट्विंस हो, इनमें से कोई स्टॉक जिस पर अभी फिलहाल के लिए आप ट्रेडिंग पोजीशन लेना चाहेंगे कुणाल? मैं HDFC की बात करें, HDFC ट्विंस की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल मोमेंटम देखने को मिल रही है, मेरा जो व्यू रहेगा HDFC पे सबसे पहले रहेगा। टेक्निकल रीजन काफी अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक ने कल जो गिरावट दिखाई थी 2688 के लेवल पे, सेम लेवल का सपोर्ट लेके स्टॉक ने पहले भी काफी अच्छी मोमेंटम दिखाई, यानी कि मल्टीपल सपोर्ट लेवल आ रहा है 2680 के लेवल पे, एंड स्टॉक आज कल के दे के हाई के ऊपर क्रॉस कर रहा है, और कल सपोर्ट के साथ ही कल स्टॉक ने हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाया है। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा कन्विक्शन अभी HDFC में हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ जो व्यू है वो बाय करके चलने का बन रहा है। अभी स्टॉक चल रहा है 2730 के अराउंड, हम बाय करेंगे प्रेजेंट लेवल से 2685 के एसएल के साथ। ओके, 1.5% का एसएल आ रहा है, इंट्राडे के हिसाब से परफेक्ट है, पोजिशनल भी कैरी कर सकते हैं। ऊपर में 2765 का इमीडिएट टारगेट है, और ये 2765 अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो 2820 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखाने में सक्षम है। तो HDFC को फिलहाल फोकस करके चलना चाहिए विद द एसएल ऑफ 2685। एब्सोल्युटली, खरीदारी का व्यू और हो भी क्यों ना, इस वक्त हम निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स में पहले 5 शेयरों की अगर बात करें तो उसमें सबसे 2 पहले HDFC ट्विंस, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। इसके ठीक पीछे ICICI बैंक, ITC और रिलायंस के चार्ट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में आज अच्छी मजबूती है, और इस लिस्ट में सबसे आगे मेटल, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं बैंक्स, फाइनेंशियल, FMCG, IT, ऑटो। लेकिन किरण, रियल एस्टेट सेक्टर कल भी मौका दे रहा था, आज भी मौका दे रहा है। इतनी परफॉर्मेंस जितनी हमने पिछले दिनों में देखी वैसी नजर नहीं आ रही है। एक मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या कोई रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए? ओबरॉय रियल्टी, शोभा लिमिटेड, लोढ़ा प्रेस्टीज आधे से 1% तक की कमजोरी दिखा रहे हैं इस वक्त। रियल एस्टेट स्टॉक की अगर हम बात करें तो हाई बीटा स्टॉक है। कल जैसे हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा और उसकी वजह से रियल एस्टेट में एक बड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टीज हमें काफी अच्छा लग रहा है। रीजन बिंग जिस तरह की इसमें रिकवरी आई और 3-4 दिन से जैसे मार्केट एक प्रेशर के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं ये ओवरऑल रियल एस्टेट को आउट परफॉर्म कर रहा है। काउंटर ने 1350 के आसपास का ब्रेकआउट दिया था, अभी 1380 के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है 1350 तक की तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1320 का हमारा स्टॉप लॉस है, और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है अगर आप एक आध महीना होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली ऊपर में 1450, 1500 तक के टारगेट्स हमें गोदरेज प्रॉपर्टीज में दिख रहे हैं। सो गोदरेज प्रॉपर्टी वुड बी द प्रेफर्ड पिक इन रियल एस्टेट। टायर स्टॉक्स में अपोलो टायर्स में तो कुणाल हम देख रहे हैं अच्छा स्पार्क नजर आ रहा है, कप मूव दिख रहा है, लेकिन जेके टायर देखे अच्छे नतीजों के बावजूद इनफैक्ट मुनाफा 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा। इस वक्त स्टॉक जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है पोस्ट रिजल्ट। क्या 193 के लेवल्स पर जेके टायर को खरीद लेना चाहिए? जेके टायर की बात कर रहे हैं तो काफी अच्छी मोमेंटम हमें 170 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक ने ऊपर में 208 तक के हाई बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हमें फिलहाल स्टॉक में आते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ इस तौर पे क्या स्टॉक को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है लाइकली चांसेस है 191 भी स्टॉक ब्रेक कर सकता है, और अगर 191 ब्रेक किया तो स्टॉक में नीचे में हमें एक 175 तक के भी लेवल की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पे फिलहाल जेके टायर से अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। जिंदल स्टेनलेस के चार्ट को लेके आइए। आज सुबह हम बता रहे थे कि ये करेक्टेड स्टॉक है, इसमें क्या आपको रिस्क रिवॉर्ड ठीक बन सकता है। जिंदल स्टेनलेस 6% ऊपर 280-85 का भाव था, और बाजारों खुले हुए अभी 10 मिनट हुए हैं। जिंदल स्टेनलेस चार्ट चेक दोबारा बनता है, और वो हम करेंगे किरण के साथ। किरण, जिंदल स्टेनलेस तो आज सुबह लिया, किस भाव के लिए वेट करना चाहिए?
मेरे हिसाब से जिंदर से टेनलेस अगर किसी ने मॉर्निंग में लिया हो तो होल्ड करना चाहिए अपने। अगर आप देखोगे तो करीबन मार्च महीने से ये टॉप बना हुआ है। 2 दिन पहले भी इस टॉप को रीटेस्ट किया था मार्केट ने। अगर ये 298 या तो मेजरली अगर राउंड फिगर ले ले तो 300 का लेवल ध्यान में रखना है। जैसे ये 300 का लेवल क्रॉस करेगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 320 330 तक की एक रैली देख सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, मेरे हिसाब से होल्ड रखे। जिस तरह के स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहे हैं आप 289 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड रखे, और 300 का लेवल क्रॉस होते ही आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि 300 क्रॉस होते ही हम इसमें एक शार्प अपसाइड 320 तक के टारगेट के लिए देख सकते हैं। मेरे हिसाब से होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, कैनफिन होम्स भी लेके आइए। कैनफिन होम्स में रिजल्ट के बाद से लगातार बाइंग हो रही है। लेके आइए डॉक्टर साहब कैनफिन होम्स। इनफैक्ट फिलिप कैपिटल की एक कल रिपोर्ट पे आई थी कि भाव अच्छा है। इसका 1 साल का चार्ट दिखाइए, देखिए डेज हाई की तरफ ब्रेकआउट ऐसा सीन बन रहा है। प्रशांत जरा कैनफिन होम्स के चार्ट चेक करें। जी, आपने जो बोला ब्रेकआउट का ही सीन दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है अभी भी हम 675 के आसपास स्टॉप लॉस रख के इसमें बने रह सकते हैं। 710 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। ओके 710 तक के लेवल दिख सकते हैं। डिविस लैब पे आज भी इनफैक्ट लगातार की आप बात करें, फार्मा स्पेस में इनफैक्ट फार्मा स्पेस में भी स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन डिविस लैब लगता है जब तक नंबर्स नहीं आएंगे तब तक स्ट्रीट को इस पर भरोसा होगा भी नहीं। इसके सैटरडे को नंबर्स भी हैं और डॉक्टर रेड्डीज जब से वहाँ नंबर्स पे डेंट था तब से ये गिर ही रहा है। डिविस लैब पर क्या करना चाहिए इस वक्त कुणाल? वेल डिविस लैब 3225 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, एंड पिछले कई हफ्तों से एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर देखने जाए तो 3185 और ऊपर के लेवल पे देखने जाए तो 3400। यही एक रेंज है जिसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये जो स्टॉक जब तक आइडर साइड का ब्रेकआउट नहीं देगा, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन का, एंड मोटा मोटी जो डायरेक्शन अगर स्टॉक ब्रेक कर सकता है, अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो ऊपर की ही डायरेक्शन ब्रेक कर सकता है, ऊपर के ही लेवल ब्रेक कर सकता है ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है अवॉइड करने की सलाह रहेगी। अगर स्टॉक ऊपर में 3400 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक काफी बढ़िया सी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 2-3% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तकरीबन 10 से 12% तक की मोमेंटम ये स्टॉक में आते हुए देखने को मिल रही है। तो व्यू फिलहाल के लिए अवॉइड करने का बन रहा है। अगर 3400 ब्रेक होता है तब हम नई पोजीशन बना के चल सकते हैं फॉर मिनिमम टारगेट समवेयर अराउंड 10 to 12%। दूर भी हो गए। सोमवार को भी हम डिस्कस कर रहे थे, इस पे लग रहा था कि शायद ऊपर के लेवल्स 3400 तक के सोमवार को एक मूव भी आई थी, लेकिन उसके बाद तब से दबाव इस स्टॉक पे बना हुआ है। ठीक है, अभी इस पे सिर्फ वॉच करना चाहिए, अवॉइड की सलाह रहेगी इस स्टॉक पर जो मूव बन रही है। लेकिन ऑटो स्पेस में आपको, ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज भी अच्छी खासी मूव है। इनफैक्ट एफएनओ में भी कई सारे काउंटर्स एक्टिव हैं अगर आप एफएनओ में देखें तो। टायर स्टॉक्स एक्टिव हैं, सीएट, अपोलो टायर, यहाँ अच्छी मूव है। एस्कॉर्ट्स और एक्साइड यहाँ तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग का बाउट भी दिख रहा है। क्या किरण एक्साइड पर या एस्कॉर्ट्स पर कोई ट्रेडिंग की राय होगी? डेफिनेटली एक्साइड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग की राय है। हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हुआ है। एक कवर हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 2 दिन पहले 192 के आसपास। उसके बाद हम देख रहे हैं कि काउंटर अभी 206 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप मंथली या तो वीकली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 205 एक इसका ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस है, आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ब्रेकआउट कंटिन्यू प्ले आउट हो सकता है। इनिशियल लेवल पे हम 215-220 तक का टारगेट एस्टिमेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक्साइड करंट मार्केट प्राइस है या कोई भी डिप आता है नीचे में 196 तक का तो लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 190 का है और टारगेट 220 का। थोड़ा पोजिशनल नजरिया रख सकते हो आप और एक्साइड में लॉन्ग करके जा सकते हो। ओके ठीक है, एक्साइड पे आप लॉन्ग करेंगे। यहाँ कल भी अच्छे वॉल्यूम्स थे और आज भी आप देखें तो अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। शॉर्ट कवरिंग का बाउट अच्छा खासा इसमें दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में जो तेजी बढ़ी है वो कुछ और फाइनेंस काउंटर्स में बढ़ी है। 44,000 के पार बैंक निफ्टी है और कुछ फाइनेंस काउंटर्स बैंक्स तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स हुए, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स हुए, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी अच्छी मूव आई है। प्रशांत, बजाज फाइनेंस काफी चला है लेकिन अब भी मूव तो बनी हुई है, तो क्या आप राइड करेंगे चलती बस में? प्रियंका, मैं इस मूव को 6175 से इनफैक्ट राइड कर रहा था, बीच में एग्जिट कर लिया, बट अब मुझे लग रहा है कि फिर से आप एंटर कर सकते हो। बट हर बार मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एंटर कभी भी करो, आपकी डाउन साइड कैप कर लो। अभी आप 6810 पे हो, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 6725 के आसपास। तो 75.1% रिस्क लेके आप एंटर कर सकते हो। ये स्टॉक अगर 6725 के नीचे यानी 6725 के नीचे क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर लीजिए। ये ध्यान में रखते हुए एंटर कीजिए और ऊपरी साइड पे टारगेट शायद आपको 6950 तक भी मिल सकता है।
मिड कैप स्मॉल कैप का जायजा भी लेना ज़रूरी है। मिड कैप इंडेक्स लेके आइए और स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आइए। इसमें जो बेयरिंग स्टॉक्स हैं और मिड कैप इंजीनियरिंग स्टॉक्स हैं उसमें एक्शन वापस शुरू हो गया। टिमकेन देखिए, टाटा ग्रुप कंपनी है, 3.5-4% रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा इसमें ठहराव आया था, लेकिन अभी वापस डेज हाई की तरफ। किसी बेयरिंग स्टॉक्स पे आपकी नज़र है गौरांग? टिमकेन देखा है आपने? अजय, बैलेंस शीट देखिए, कंपनी को पढ़ा है, कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और एक बात, अगर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र अच्छा करेगा, ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाने वाले क्षेत्र की कंपनी अच्छा करेगी, तो आई थिंक बेयरिंग्स यहाँ पर टाटा टिमकेन जैसी कंपनियां हैं, उनके मेरे ख्याल से आंकड़े भी बेहतर आएंगे और इनकी कारोबार की रणनीति जो है वो भी काफी सक्षम और मजबूत है। ठीक है कुणाल, चार्ट्स पे टिमकेन कैसा दिखता है? टिमकेन के स्टॉक की बात करें, 3299 पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 3250 के लेवल का ब्रेकआउट अभी टिमकेन में हमें देखने को मिल रहा है। जो व्यू बनेगा वो फिलहाल पोजीशन लॉन्ग करके चलने का ही बनेगा। ना वो लेवल की बात कर लेते हैं, कौन से टारगेट इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 3290 पे यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करने का है, 3290 पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 3110 के एसएल का हम यहाँ पे 3110 के लेवल का हम एसएल मेंटेन करेंगे। 5% का एसएल है, कैश ट्रेडर के लिए परफेक्ट है। ऊपर में 3425 3425 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है इमीडिएट बेसिस पे। और जैसे ही अजय जी ये लेवल क्रॉस होता है 3425 का, एक अच्छी खासी मोमेंटम, वन वे मोमेंटम हमें टिमकेन में ऊपर में 3650 तक के लेवल की देखने को मिल सकती है, यानी कि वन कैन से 11% तक की मोमेंटम हमें टिमकेन दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से ही टिमकेन खरीदना चाहिए 3110 के एसएल के साथ। 3425 का दूसरा पहला टारगेट और वो ब्रेक होते ही 3650 का दूसरा टारगेट टिमकेन हमें दिखा सकता है। ओके, ये देखिए लैंडमार्क कार्स ले आइए, बुल रन वापस आ गया है, डेज हाई की तरफ हम जा रहे हैं, इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइज की तरफ जा रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट, तो मर्सिडीज की गाड़ियां तो बिकेंगी और लग्जरी कार्स 700 की तरफ जाता हुआ लैंडमार्क कार्स। किरण, खरीदने का मन बना रहे, आपकी कार आज बैंक भी हुई है। नहीं, मैं अपने टोयोटा के साथ बहुत खुश हूँ। और देखिए, लेकिन मेरे जितने भी बाजार के फ्रेंड्स हैं, सब जो बैठे हुए हैं पैनलिस्ट पे और बाहर भी, उनकी बड़ी रुचि है। इनफैक्ट स्टॉक में करेक्शन आ गया था करीब 500 तक। डायरेक्टर साहब जरा इसका एक साल का ग्राफ दिखाइए, वापस 700 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। किरण, इसका कुछ महीनों का ही चार्ट है, लेकिन अगर आप पढ़ के बताएं, ये देखिए टॉप से ये करेक्ट हुआ था 450 तक, फिर 450 से 6 महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न बन रहा है इसमें। क्या ये इसमें बॉटम बन गया, इस समय लेना चाहिए? कार की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं, जब से आईपीओ आया स्टॉक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा था। रिसेंटली जो एक फॉल आया था वहां पे हमने देखा कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और उसके जो ऑल टाइम हाइस थे आफ्टर आईपीओ लाइक 650 के आसपास के, उसको भी क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा कि वहां पे भी एक पुल बैक आया 650 के आसपास, सपोर्ट लेके काउंटर वापस अभी 680 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग कर सकते हो 650 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट एटलीस्ट 750 तक के टारगेट। सो लैंडमार्क करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग कीजिए 650 का स्टॉप लॉस। एक स्टॉक इनफैक्ट बीएलएस इंटरनेशनल, क्योंकि अब हॉलिडे सीजन था, वीजा ज्यादा लगे हैं तो इनके रेवेन्यूज भी बड़े अच्छे आए, लेकिन आज 5% डाउन सर्किट पे लार्ज ट्रेड्स हुए हैं, अभी ब्लॉक लगे हैं इनफैक्ट खुलते ही। बीएलएस इंटरनेशनल पे क्या और दबाव बन सकता है या फिर ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? प्रशांत, एक बार आप चार्ट चेक करेंगे? जी, तो प्रियंका, अगर मैं अभी देखूं ये करीबन 177 के आसपास है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ओवरऑल पैटर्न मुझे कुछ बड़ी नेगेटिविटी नहीं लग रही। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 160 पे 160, और वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कर लीजिए। थोड़ी सी इसको ये थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में जाएगा, क्योंकि अभी इसके लिए 190 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है गुड लेवल टू एक्यूमुलेट। मोमेंटम जिनको चाहिए वो 190 92 के ऊपर उनको एंटर करना होगा, तो थोड़ा वक्त है, बट इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अ गुड लेवल। ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए आप इन लेवल्स का फ़ायदा उठाएं। 5% नीचे देख रहा है। दूसरे कुछ और स्टॉक्स में भी देखें, हीरो मोटोकॉर्प की भी मूव लगातार बनी हुई है। ऑटो तो खैर अपनी एक रफ्तार पर चल रहा है, लेकिन नज़र बार बार मेटल पैक से कुछ और स्टॉक्स पर भी जा रही है। हिंडाल्को में अब लगभग 1.5% की तेज़ी है। कोई मेटल काउंटर जो आपकी रडार पर आएगा किरण? सो मेटल काउंटर की अगर हम बात करें, जिस तरह से ओवरऑल ग्लोबल में हम न्यूज़ देख रहे हैं और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स है, तो
बॉन्ड यील्ड्स बिहेव कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मेटल इंडेक्स के अंदर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फिर भी अगर मेटल इंडेक्स के अंदर कोई दिख रहा है तो लो रिस्क ट्रेड जो हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं वेदांता के अंदर है। एक रेंज के अंदर स्टॉक फंसा हुआ है, हम देख रहे हैं ऊपर में 280, 250, 85 एक रेजिस्टेंस जोन है और कहीं ना कहीं 270, 65 उसका सपोर्ट जोन है। वहां से एक अब देखा है कि कल एक बाउंस आया है मार्केट में, जिस तरह से बाउंस प्ले हो रहा है तो वेदांता के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। कोई भी डिप आता है तो लो रिस्क कॉल है 280, 82 के बीच में आप बाय कर सकते हो। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 274 का इंट्राडे पर्सपेक्टिव है तो 1-2 दिन के हिसाब से रखना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 290 से 295 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। सो वेदांता लुक्स प्रॉमिसिंग, वहां पे लॉन्ग साइड पोजीशन के लिए देख सकते हो। ठीक है, ऑटो सेक्टर में तो मजबूती दिख ही रही है, लेकिन कल से ही हम देख रहे हैं ऑटो कंपोनेंट्स, मिड कैप ऑटो कंपनियां, स्मॉल कैप ऑटो कंपोनेंट कंपनियों में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। रिको ऑटो, कुणाल, रिको ऑटो के चार्ट्स देखें, स्मॉल कैप स्पेस है, ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनी 4% की तेजी इस वक्त दिखा रही है। 78.60 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 4% तक की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक में ऑलरेडी 74-75 के लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है एंड 2 दिन पहले जो गिरावट आई थी वो गिरावट भी इसी लेवल पे आके रुकी और आज वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और जो व्यू बन रहा है वो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का बन रहा है, बुलिश साइड का बन रहा है। मैं यहाँ पे कहूंगा कि 78-70 पे ही हमें पोजिशन बना के चलना चाहिए। लोअर लेवल पे जो एसएल मेंटेन करेंगे 74-80 का रहेगा, यानी कि जो इसका प्रीवियस बॉटम बना है और जो सपोर्ट है वही इसका एसएल बनेगा। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट 82 का है। 82 जैसे ही क्रॉस होता है 87 तक के लेवल ये काउंटर में हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अगेन 10% तक की मोमेंटम हमें रिको ऑटो दिखा सकता है प्रेजेंट लेवल से। तो बाय करने की रणनीति बनानी चाहिए 74-80 के एसएल के साथ, टारगेट 82 एंड उसके बाद 87। हम स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस की बात कर रहे थे और रेस्टोरेंट बैंड एशिया जिसका स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा था, इस वक्त 5% की तेजी दिखा रहा है। साथ साथ दिव्यानी इंटरनेशनल और साथ ही स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और जुबिलेंट फूड पर भी नजर रखें। लेकिन एफएमसीजी प्लेस में जहां मजबूती नजर आ रही है, मैरिको, कोलगेट, ऑफकोर्स आईटीसी में तो नतीजों से ठीक पहले अच्छा एक्शन हम देख भी रहे हैं, नतीजों से उम्मीदें भी बेटर नंबर्स की हैं, लेकिन कोलगेट और साथ ही मैरिको दोनों स्टॉक में जो पॉजिटिव मूवमेंट है, प्रशांत आपकी राय क्या होगी? और मानसी, अगर हम एफएमसीजी सेक्टर को देखें तो आईटीसी हो या एचयूएल हो, सारे ही अच्छे लग रहे हैं। और जहां तक कोलगेट की बात है तो जो 2 दिनों पहले मूव आई थी वो एक बहुत बड़ी मूव थी। अभी डेफिनेटली ऐसी मूव के बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होता है, तो जिनके पास पोजीशन हो वो करीबन 1640 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मैं फ्रेश ऐड यहाँ पे कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस्ड है। अगर डिप मिल जाए तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप कैटेगरी में जा चुका है परसों के मूव के बाद, तो डेफिनेटली इसको वॉच लिस्ट में रखिए। ओके, कोलगेट लेके आइए डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐसे स्टॉक्स को जो काफ़ी दिनों के बाद आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। सीमेंट में मिड कैप सीमेंट, सांघी और स्टार सीमेंट, इन दोनों को लेके आइए। सांघी में आज कमजोरी है, लेकिन 72 का भाव लो बना के रिबाउंड कर गया। ये एक टेक ओवर कैंडिडेट की तरह देखा जाता है बाजार में, अभी तक कोई खास डील तो नहीं आई। वहीं स्टार सीमेंट डेज हाई पे। कुछ मिड कैप सीमेंट में आपको अच्छा लगता है इस समय, कुणाल? वेल सर, मिड कैप सीमेंट की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने रामको सीमेंट यहाँ पे दे दिया है जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। ऊपर में आज के दिन में 799 के हाई बन गए हैं और एज अ कॉल हमने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे सीमेंट की बात करूँ जहाँ पे मुझे एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, तो सर उसमें रहेगा एक इंडियन सीमेंट। नाउ जैसे 2-3 दिन से अगर देखने जाए इंडिया सीमेंट तो एक साइडवेज मोमेंटम में है, बट जिस हिसाब से फॉर्मेशन बनाया है काउंटर ने, एक अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ काउंटर ट्रेड कर रहा है एंड देखने जाए तो 20 MA के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जो ट्रेंड है काउंटर का वो पॉजिटिव हो चुका है और इसमें लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में हमें एक अच्छा खासा स्पार्क देखने को मिल सकता है। 195 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करने की सलाह रहेगी। नीचे में हमारा जो सर एसएल रहेगा वो रहेगा 186 का, तो 195 के पास बाय कीजिए, 186 का एसएल मेंटेन कीजिए। 202 का पहला टारगेट रहेगा जो इसका रिसेंट हाई है। अगर 202 क्रॉस करता है तो उसके बाद 213 तक की भी वन साइड की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इंडिया सीमेंट 195 पे बाय कीजिए 186 के एसएल के साथ। ठीक है, ये हो गया इंडिया सीमेंट से। कुछ और मिड कैप काउंटर्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे अच्छी एक्शन दिखाई दे रही है।
किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, किर्लोस्कर फेलिस, ये सारे किर्लोस्कर ग्रुप स्टॉक्स में एक हफ्ते पहले बड़ा ब्रेकआउट आया था, 20-20% का ब्रेकआउट आया था। कुछ स्टॉक्स में फॉलो अप बाइंग भी आती हुई नजर आ रही है। प्रशांत, किर्लोस्कर फेरिस, ऑयल इंजन, इन दोनों के चार्ट्स क्या कहते हैं? जी अजय जी, सोमवार को मैंने एक स्टॉक रेकमेंड किया था, KECL, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, करीबन 118 पे अब ये चल रहा है, 118, 120। ये इसको आपको एक्यूमुलेट करना है अगले 1 से 2 महीनों में इन द रेंज बिटवीन 110 से लेके 125। ये मुझे लग रहा है कि एक नेक्स्ट बिग मूव हो सकता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है तो वो बहुत अच्छा पैटर्न है। यहाँ से अगर हमें करीबन 165-70 के भी टारगेट दिखाई दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, जब तक ये स्टॉक 95-100 के जोन को बरकरार रखता है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एवरी डिप इज अ बाय, पोजिशनल ट्रेड एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर के लिए, बट नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं। कैन फिन होम्स के चार्ट्स देखें, पिछले एक महीने में करीब 22 से 25% चल गया। अजय, ये इनफैक्ट कल भी हम इसका जिक्र कर रहे थे, स्टॉक में आज भी पॉजिटिव अपमूव, 3% तक की तेजी। हमने 15 मिनट पहले भी ये डिस्कस किया था, ये 700 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके। और रिजल्ट के बाद से इसके अंदर एक्शन आ गया, लेकिन ये NBFC एज अ होल, L&T फाइनेंस देखिए, M&M फाइनेंस देखिए, पूरी स्पेस में ये NBFC जो है, हाउसिंग या नॉन हाउसिंग, सब में कहीं ना कहीं एक्शन है। तो पूरा सेगमेंट ही है जो कि कहीं ना कहीं बाजार का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस समय NBFCs में। ओके, तो चलिए एक और स्टॉक देख लेते हैं, KRBL। कुणाल, आप बताइए, 2-2.25% तक की तेजी KRBL के चार्ट्स में नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 400 के लेवल्स, 398 के लेवल से स्टॉक ने अच्छी मजबूती पकड़ी है और इस वक्त 410 के आसपास। स्टॉक पिछले 4 दिनों से एक ही रेंज में चल रहा है। नीचे के लेवल की बात करें तो 394 है, ऊपर के लेवल की बात करें तो 415 है। सो इसी 20 पॉइंट की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और पहले भी 415 का एज अ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हमें तकरीबन नीचे 380 तक के लेवल का एक लेवल की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो जो व्यू बन रहा है वो भी साइडवेज का है। अगर 415 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो यहाँ से व्यू हमारा बुलिश साइड का हो जाएगा और 415 के बाद की जो मोमेंटम आएगी वो काफी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक दे सकता है। सो व्यू ये रहेगा, 415 के ऊपर आप बाय करके चलिए, 390 का एक एसएल मेंटेन करिए। टारगेट की बात करें तो टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 465 का, 465 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और 465 अगर क्रॉस करता है तो लग रहा है कि 52 एक हाई भी स्टॉक बना सकता है, जिसमें स्टॉक 490 तक के भी लेवल स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। तो व्यू कंडीशनल रहेगा, 415 के ऊपर बाई करिए, 390 के एसएल के साथ 465 पहला टारगेट, उसके बाद 490 दूसरा टारगेट। कल इनफैक्ट काफी एक इंटरेस्टिंग खबर आई थी फुटवेयर स्टॉक्स पर, जो यूएस और यूके के साइजेस हैं, जब हम फुटवेयर लेने जाते हैं ब्रांडेड फुटवेयर में, वो बदल जाएगी और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आएगी इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से साइज जो है वो डेवलप। मैं तो यूके में लंदन में जूते खरीदे जाता हूँ तो मैं बताना पड़ता है यूके नंबर 8। यस, वो स्टैंडर्ड्स अगर कॉमन हो जाएंगे और इंडिया जैसे तो काफी ज्यादा अच्छी बात है हमारे कंज्यूमर्स के लिए जो ट्रैवल करके बाहर शॉपिंग करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ NBFCs की और बात कर लेते हैं। NBFC स्पेस में बाजार का इंटरेस्ट आ रहा है। प्रशांत, पूना वाला फिनकॉप देखिए 335 के आसपास आ रहा है, धीरे धीरे सरकता हुआ। रिजल्ट के बाद करेक्शन आया, उसके बाद रिबाउंड, डेज हाई। क्या ये एक नए रेंज की तरफ जा रहा है या 350 वाले रेंज की तरफ जा सकता है? जी मुझे लग रहा है अजय जी की ये 350 से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है अगर इसको हम लॉन्ग टर्म के तरीके से देखें। बट फिलहाल अगर आप इसको देख रहे हो एक फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे 325 बहुत अहम लेवल है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो मेरे हिसाब से जब तक 325 बरकरार है आप इसमें पोजीशंस बना सकते हो। 325 के नीचे क्लोज हो जाए तो ही आपको एग्जिट करना है, तब तक आप वो क्वांटिटी, यानी अगर आप देखो तो पर शेयर 8 पॉइंट के रिस्क है, वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। और जैसे आपने टारगेट्स कहे 350 से लेके 360 ये हो सकते हैं, पर अगर इसको एक लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है बहुत अच्छी मूव, बहुत अच्छे रिटर्न्स इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर दे सकता है। तो इसका मेन लेवल जो है 320-25 यहाँ पे ध्यान रखिए और बिल्कुल बने रहिए। पूना वाला फिनकॉप में बने रही है। ये जेके टायर की हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन टायर स्टॉक्स में सीएट पे भी बात कर लेते हैं। एक राउंड रैली का हो चुका है, फॉलोअप बाइंग आ रही है। सीएट को लेके डेटा साहब करीब 1900 रुपए का भाव हो गया। एक साल का चार्ट दिखाइए, वन साइडेड, क्योंकि ये सीवी टायर्स भी बनाते हैं कंपनी, तो सीवी में रिबाउंड आया, उसका फायदा मिला इनको। ये देखिए ऑलमोस्ट डबल एक साल में, और उसमें से बड़ी रैली लास्ट 1.5-2 महीने में आई है। 1900 रुपए का भाव है। किरण,
सीएट लेके बैठे हैं तो किस लेवल्स के लिए रुकना चाहिए, क्या इसमें एक नया परचेज भी बन सकता है? सो सीएट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक क्लियर और एक शानदार रिकवरी हम देख रहे हैं। ऑलरेडी एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी हम देख रहे हैं सीएट टायर के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अगर लेके बैठे हुए तो होल्ड रखना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, वो रिसेंट जो करेक्शन आया था 1750 तक, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि हाई बीटा स्टॉक भी है। 1750 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली हम यहाँ से 1900 से 2000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर ये 2000 तक जाता है तो फिर उसका ऑल टाइम हाई भी क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद एक नई रैली हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए सीएट को। और कोई भी डिप आता है अगर 1800 तक का तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करना चाहिए। 1750 के स्टॉप लॉस, इनिशियल लेवल पे 2000 तक का टारगेट। ठीक है, थोड़ी देर में जेके टायर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैनेजमेंट, उनसे भी समझेंगे, पोस्ट नंबर्स रिएक्शन भी लेंगे और दूसरे कमेंट्स पर भी नज़र होगी। लेकिन इस बीच जो कुछ दूसरे स्टॉक्स में से कुछ लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स भी अच्छी मूव तो दिखा रहे हैं। इनफैक्ट फार्मा एफएमसीजी स्पेस को देखें तो आप लगातार बाजार आईटी और बैंक्स के बीच में जगल करता रहे, लेकिन फार्मा स्पेस, एफएमसीजी स्पेस लगातार पिछले कई समय से मूव पर है और इनके लिए कई सारी जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर अब ग्रीन शूट्स दिखने लग गए हैं एज पर एज द रूरल कंजम्पशन इज कंसर्न। और बड़े स्टॉक स्पेशली नेस्ले, ब्रिटानिया, अगर अब तक प्रशांत किसी ने मौका नहीं ढूंढा हो एफएमसीजी पैक में तो कहाँ पर आपको मौके दिखते हैं? एंट्री पॉइंट्स कौन से? लार्ज कैप एफएमसीजी ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फिर मिड कैप में मेरिको, डाबर जैसे स्टॉक्स में भी मूव हो सकती है? प्रियंका, सबसे पहले तो मैं आज की गिरावट में जुबिलेंट फूड्स मुझे लग रहा है एक ऐड किया जा सकता है क्योंकि ये करीबन 465 के आसपास मिल रहा है। 450 आपका स्टॉप लॉस एक इसके लिए अच्छा हो रहा है, पोजिशनली 445 का, तो ये एक मुझे लग रहा है अच्छा पिक है। और नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है कि आज के नतीजों के बाद आप डिसीजन लीजिए आईटीसी पे। अगर इसी लेवल पे आपको मिल रहा है और रिजल्ट का कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा 422 के आसपास। 418 के जोन तक भी आप रख सकते हो। यहाँ से शायद अगर अच्छे नतीजे और अच्छा प्राइस मूवमेंट आए तो ये 445 तक भी जा सकता है। इनफैक्ट एक बार साउथ इंडियन बैंक को देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक में आपको याद होगा कि जब ये न्यूज आई थी कि मैनेजमेंट रिटायर करना चाहते हैं, स्टॉक 20% घट गया था। फिर हमने ब्रेक किया कि भाई ये तरीकेबद्ध तरीके से होगा और योजनाबद्ध तरीके से, एकदम से नहीं हो जाएगा। अब शरद ये बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले 10% स्टॉक भाग गया है, ये रिजल्ट के बाद और इस न्यूज के बाद करेक्ट हुआ था। शरद ये बता रहे थे कि यहाँ पे एक बदलाव आ सकता है, नए मैनेजमेंट आइडेंटिफाई हो गए हैं, इंटरनल है, वो एक्सटर्नल कैंडिडेट नहीं है, 20 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट आ सकती है। ये खबर वो ज्वाइन कर रहे हैं एक बार, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। लास्ट 3-4 क्वार्टर से टर्न अराउंड अटेम्प्ट कर रहे थे मुरली जी जो नए मैनेजमेंट है और करेक्टिव फेज वापस आ गया इसका। 15 तक करेक्ट हो गया, 17 पे आया। इसके चार्ट चेक करेंगे किरण के साथ। किरण आप बताइए। साउथ इंडियन बैंक, राइट? साउथ इंडियन बैंक की बात कर रहे हो? जी हाँ किरण, साउथ इंडियन। साउथ इंडियन बैंक अगर हम देखें तो 17 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमने एक रिकवरी जो देखी थी और वीकली चार्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम पैटर्न या तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है जो 13 रुपए के आसपास आया था। 13 रुपए यहाँ से परसेंटेज वाइज एक बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन अगर हम इसके डेली चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट 4-5 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो गैप था डेली चार्ट के ऊपर उसको फील कर दिया है। तो 16 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है एज पर डेली चार्ट। आप 16 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, जिनके पास है या तो कोई करंट लेना भी चाहता है तो कोई भी डिप आता है 16.5 तक तो आप ले सकते हो। 16 रुपए का स्टॉप लॉस है और ओवरऑल इसमें हम जो टारगेट देख रहे हैं वो 19 रुपए का देख रहे हैं। जैसे ही 19 रुपए क्रॉस होगा तो एक डबल बॉटम पैटर्न डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद इसमें 22 तक की एक रैली हम देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग कीजिए। 20 का हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा, एज अ स्टॉप लॉस हम 16 रुपए मेंटेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जेके टायर के मैनेजमेंट से जुड़ते हैं। मिस्टर अनुज कथुरिया रिजल्ट्स के बाद हमसे बात करने के लिए शो पे आए हुए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि मार्जिन्स टायर कंपनीज के इम्प्रूव हो रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम नीचे आ गए। बट अगर हम कुछ प्लेयर्स की बात करें कि ये बेनिफिट हमें पास ऑन भी करना पड़ रहा है अपने क्लाइंट्स को, आपके क्वार्टर में क्या देखा गया? देखिए, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की आप बात कर रहे हैं
जैसा हम लोग सबको पता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो पिछले 2 साल काफ़ी इसमें हमने देखा कि काफ़ी ऊपर गए थे रॉ मटेरियल प्राइसेस, बट पिछले 2 क्वार्टर जैसे Q3 और Q4 में हमने देखा कि पहले Q3 में प्राइस स्टेबल रहे और उसके बाद थोड़े से Q4 में थोड़ा इनमें गिरावट भी आई है। बट मेरे को हम लोग को ये उम्मीद है कि आगे ये ऐसे ही प्राइस अगर स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो ये हमारे लिए अच्छा है, और हम इसी की उम्मीद करते हैं कि आगे भी रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। और अगर प्राइस स्टेबल रहते हैं रॉ मटेरियल के, और हमारे जो नेट सेल्स रियलाइजेशन है, जो मार्केट में हमारे जो प्राइसिंग है, अगर वो भी बनी रहेगी तो डेफिनेटली हमारे जो मार्जिन्स आपने Q4 में देखे वो तो बने ही रहेंगे, और उसमें हम ये भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ी और ये बेहतर भी हो सकते हैं। बिल्कुल मिस्टर कथूरिया, गुड मॉर्निंग। डोमेस्टिक बिजनेस के अलावा ओवरसीज परफॉर्मेंस को अगर देखें, आपका बिजनेस मेक्सिको में भी है, और अगर डोमेस्टिक बिजनेस के साथ उसे कंपेयर करें तो मेक्सिको बिजनेस की सालाना आधार पर ग्रोथ ज़्यादा नजर आई, ऑलमोस्ट 15% ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो रिप्लेसमेंट डिमांड कैसी है, और साथ ही ग्रोथ आउटलुक इंटरनेशनल मार्केट में आगे कैसा लग रहा है? जहाँ तक आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो साल भर पे हमने करीब 1800 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स किया था इंडिया से। तो काफ़ी पहले 2 क्वार्टर में तो काफ़ी स्टेबल डिमांड रही थी। लास्ट क्वार्टर जो था Q4, उसमें हमने थोड़ी मंदी देखी थी, थोड़ा सा डिमांड नीचे आया था। बट आगे आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद रखते हैं कि एक्सपोर्ट्स के जो मार्केट है, जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, लाटाम है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, तो ये सब मार्केट्स में हम उम्मीद रखते हैं कि डिमांड वापस से बेहतर होगी। और जो दूसरा हाफ रहेगा, सेकेंड हाफ ऑफ FY24, इसमें हम उम्मीद रखते हैं कि ये डिमांड वापस से स्टेबल हो जाएगी। ओके, इंटरनेशनल मार्केट से डिमांड पर आप एक रिएक्शन दे रहे हैं मिस्टर कथूरिया, लेकिन कुछ अपडेट हमें आप आपके केपेक्स प्लान्स पर भी बताएं। आपने कई सारी अनाउंसमेंट्स की हैं, और FY24 में हम किस तरह की कमीशनिंग देख सकते हैं, रैंपिंग अप हो सकती है, केपेक्स प्लान्स पर भी और थोड़ी हमारी डायरेक्शन दें। हमारे जो केपेक्स प्लान्स पहले ही पिछले साल अनाउंस किए थे, तकरीबन 1100 करोड़ के, उसमें से 300 करोड़ के तो ऑलरेडी पिछले साल ही हमने इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिया था, कमीशनिंग हो गई थी, और उससे जो हमारा जो एडिशनल आउटपुट वो भी हमको मिलना शुरू हो गया था। बाकी जो 800 करोड़ है उसमें 2 प्रोग्राम हैं। एक पैसेंजर कार रेडियल के लिए है जो तकरीबन 560 करोड़ का है, वो हमारे बानमोर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पे चल रहा है। और इससे हमको उम्मीद है कि ये जो इस एक्सपेंशन प्रोग्राम की कमीशनिंग सेकेंड हाफ से शुरू होके ये साल के अंत तक, या हो सकता है कि अगले साल FY24 के फर्स्ट क्वार्टर में ये पूरा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा एक कैपेक्स का जो प्रोग्राम हमने अनाउंस किया था वो ट्रक एंड बस रेडियल के लिए किया था, वो लक्सर प्लांट पे है। वहाँ पे भी काम अच्छे तरीके से चल रहा है, और वहाँ भी ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में, जैसे कि सेकेंड हाफ से इसका भी आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, और साल के अंत तक ये पूरी तरीके से ये प्रोग्राम कमीशन हो चुका होगा, और हमको इससे जो आउटपुट मिल रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 2 कैपेक्स प्रोग्राम्स है जिससे कि हमको आउटपुट मिलेगा पैसेंजर कार रेडियल में और ट्रक एंड बस रेडियल में, यहाँ पे डिमांड भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस पे डिमांड में भी हम आगे और देखेंगे कि ये और ऊपर जा रहे हैं। तो ये अच्छी टाइमिंग रहेगी हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को कमीशन करने के लिए, और उससे जो बेनिफिट्स लेने हैं वो हम ले सकेंगे। बिल्कुल। मिस्टर कथूरिया, आपके सब्सिडरी की अगर बात करें, उनके परफॉर्मेंस में कंसर्न्स नज़र आई है। हिस्टोरिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे, कैवेंडिश सब्सिडरी आपकी जो है वो लोअर नज़र आई है JK टायर के कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के मुकाबले। वहाँ से क्या कोई इम्प्रूवमेंट के साइंस नज़र आ रहे हैं?
हमारे जो सब्सिडरी है कैवेंडिश इंडस्ट्रीज, उसमें Q3 और Q4 जो साल अभी खत्म हुआ है FY23, ये Q3 और Q4 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी रही है। हमारा वहाँ पे जो प्लांट्स है उसमें ट्रक एंड बस रेडियल बनते हैं, बायस टायर्स भी बनते हैं और 2-3 व्हीलर के टायर्स भी बनते हैं। सो खास करके ट्रक एंड बस रेडियल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी रही है। 90 ऑलराइट, मिस्टर कथुरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। एक क्विक ब्रेक, जल्द वापस हाजिर होते हैं।